धन्वंतरी की ओर से आप सभी का और एक बार स्वागत करता हूं। आज ये जो कोरोना की सेकंड वेव जो इंडिया में आ गई है, तो लास्ट ईयर जैसे ही हम लोग वापस ये हमारा डिजिटल नेटवर्क इस्तेमाल करके यूट्यूब है, फेसबुक है, जूम मीटिंग्स है, गूगल मीटिंग्स है, तो इन सब का इस्तेमाल करते हुए किसानों तक पहुंचने की हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाले हैं। तो उसमें देखिए दोस्तों, जो हमारे भारत के सभी एग्रीकल्चर के ट्रेनर्स हैं, उनके माध्यम से जितना भी नॉलेज आप लोग ले रहे हो, उसका प्रॉपर इस्तेमाल करके किसानों तक पहुंचाने का काम आपने पिछले साल से ये डिजिटल माध्यम से बहुत अच्छी तरह से किया है। तो और एक बार हम लोग इस महीने से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके ये पूरा नॉलेज जल्दी से जल्दी किसानों तक लेके जाएंगे, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में, एमपी में बहुत जगह पे वेजिटेबल्स का सीजन ऑलरेडी चालू है। जैसे कि हमारा नासिक से पूना तक जितना भी एरिया है, वहाँ पे अभी टमाटर का सीजन बहुत अच्छे से चल रहा है। अनार का सीजन महाराष्ट्र में बहुत अच्छा चल रहा है। तो वैसे ही आने वाला जो सीजन है, अभी अप्रैल और मई, अप्रैल तो ऑलमोस्ट अभी खत्म होने को आया है, तो मई के बाद में खरीफ का जो सीजन आएगा जून जुलाई में, तो उसमें सबसे ज्यादा जो फसल आने वाली है वहाँ पे पैडी में हम लोग काम करेंगे, सबसे ज्यादा शुगर केन में हम लोग काम करने वाले हैं, और सभी तरह की अलग अलग वेजिटेबल की फसलें। तो इन सभी फसलों को हम अगर थोड़ा सा प्लानिंग से देखा जाए, तो ये मई के सीजन में जितना नॉलेज, जितनी एडवर्टाइजमेंट, जितने प्रोडक्ट के हमारे हम लोग ये डिजिटल मार्फत जितना एडवर्टाइज कर सकते हैं उतना हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो सीजन है वहाँ पे गवर्नमेंट के नॉर्म्स क्या है हम लोगों को अभी मालूम नहीं है। अगर ये लॉकडाउन चलता रहेगा तो ये प्लेटफॉर्म हमेशा चलता रहेगा, लेकिन अगर लॉकडाउन भी रहेगा तो भी उससे पहले हम लोगों को जितने भी नए प्रोडक्ट्स धन्वंतरी में अभी आए हैं, वो सभी नए प्रोडक्ट्स को लेके किसानों तक जाना है, भले वो कोई भी माध्यम हो। यहाँ पे अलग अलग ट्रेनर्स के जरिए अभी हर दिन एग्रीकल्चर की मीटिंग चल रही है, तो उसमें आज हम लोग थोड़ा सा और एक दो प्रोडक्ट का जो एडिशन है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सबसे अहम बात है कि अभी पिछले महीने में गवर्नमेंट ने जो हमारे केमिकल खाद है, केमिकल फर्टिलाइजर्स है, उसके जो रेट्स है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। कम से कम 30 to 40% केमिकल फर्टिलाइजर के रेट बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को, अगर हम उसमें काम करेंगे तो एक अच्छा मौका भी बना सकते हैं हम लोग दोस्तों, क्योंकि अगर केमिकल खाद बहुत ज़्यादा रेट उसके बढ़ गए, तो हम लोग उसमें हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हम लोग प्लांट प्रोटेक्शन पे काम कर रहे हैं, मतलब जितने भी कीड़े हैं या फफूंद हैं या हमारे अलग अलग प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, तो उसके ऊपर अगर हम ज़्यादा जोर देते हैं तो किसानों तक हम लोगों को ज़्यादा पहुंचने के लिए आसानी हो जाएगी दोस्तों। तो अभी आज हम लोग जो भी प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे, जहां पर जो भी फसल है, पूरे इंडिया की हम बात कर रहे हैं अभी, तो ये धन्वंतरी के पास आज पूरा बास्केट है दोस्तों। जैसे कि हम लोग जब भी लैंड प्रिपेयर करते हैं, तहां वहां से लेके हमारा हार्वेस्टिंग तक, ये पूरा बास्केट अभी धन्वंतरी के पास अवेलेबल है। तो इसमें हम लोगों को सिर्फ ये सीरियल नंबर, मतलब जैसे ही धन्वंतरी के प्रोडक्ट शुरू होते हैं, जैसे ही हमारी एग्रीकल्चर की एक्टिविटी शुरू होती है, वहां पे कौन से क्रम में कौन सा प्रोडक्ट आना चाहिए, ये क्रम आपको आज समझना है दोस्तों। तो आज बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग प्रोडक्ट देखने के बजाय कौन सा प्रोडक्ट कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है उसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, जब भी अभी हमारी जमीन तैयार की जाती है, लैंड प्रिपरेशन होता है, हल चलाया जाता है, उसके बाद जो पहली हमारी सबसे बड़ी एक्टिविटी है होती है वहां पे केमिकल खाद डालने की। तो ये केमिकल खाद डालते समय हम लोग उसमें हमारा RPS 76 नाम का जो ग्रैन्यूल वाला प्रोडक्ट है वो हमको मिक्स करना है। वहां पे किसानों को एक ही रिक्वेस्ट करना है कि आज खाद के जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, किसान ऑलरेडी बहुत ज्यादा खादों का इस्तेमाल कर रहा है, केमिकल खादों का। तो वहां पे हम लोगों को 25% जो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स है उनमें घटौती करनी है, और उतना जो कॉस्टिंग बच रहा है किसान का, वो कॉस्टिंग में हम लोगों को RPS 76 का ग्रैन्यूल इस्तेमाल करना है दोस्तों। क्योंकि ये ग्रैन्यूल के अंदर हम लोगों ने अलग अलग जो ग्रोथ प्रमोटर्स है, ह्यूमस है, ऑर्गेनिक कार्बन है, जमीन के अंदर जितने भी नेचुरल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं
वो सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसके अंदर है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है। उसके साथ में हम लोगों ने इस प्रोडक्ट के अंदर माइकोराइजा नाम का जो फफूंद होता है, जो फंगस होता है, वो ऐड किया है। तो सबसे अहम रोल जो होता है रूट डेवलपमेंट का, तो ये माइकोराइजा फफूंद करता है दोस्तों। तो अगर केमिकल खाद के साथ में आरपीएस 76 दिया जाता है शुरुआत में, तो जब भी हम लोग बीज प्रक्रिया करके बीज डालेंगे या नर्सरी में से हम लोग जो भी पौधे लेके जमीन में हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, तो वहां पे ये माइकोराइजा फंगस अगर जमीन के अंदर मौजूद रहेगा रूट जोन के बाजू में, तो वो सीड्स के बाजू में, तो वहां पे बहुत अच्छी तरह से रूट डेवलपमेंट का काम ये फफूंद करने वाला है। तो ये नया एडिशन हम लोगों ने अभी ये आरपीएस 76 का जो प्रोडक्ट है उसके अंदर डाला है दोस्तों। तो इसका इस्तेमाल है तो हमको 1 एकड़ में हम लोगों को दोस्तों 4 से 5 किलो, अभी 5 किलो का भी बैग आ चुका है, तो 1 एकड़ में हम लोगों को 5 kg ये आरपीएस 76 का ग्रेन्यूल डालना है दोस्तों। इसमें उसके बाद में सबसे अहम जो हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वो है हमारा आरपीएस 76। तो आरपीएस 76 को कैसे और कब इस्तेमाल करना है? अगर इसको जमीन के अंदर इस्तेमाल करना है दोस्तों, तो हम लोगों को पहले बीज प्रक्रिया से शुरुआत करनी है, जो कि हम लोग हमारा जो बीजोरिच प्रोडक्ट है उसके साथ में हम लोग ये आरपीएस 76 जो लिक्विड है वो सीड ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी भी थोड़ी सी हम लोग अभी जानकारी लेते हैं। आरपीएस 76 जो हमारा लिक्विड का प्रोडक्ट है, इसमें भी वो सारे गुण हैं जो हमारे ग्रैन्यूल में है। जैसे कि इसमें सबसे अच्छी मात्रा है ह्यूमस की, ऑर्गेनिक कार्बन है, सभी जमीन के अंदर के नेचुरल न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है दोस्तों, तो इसमें अगर हम लोग इसको जमीन के अंदर इस्तेमाल करेंगे, देखिए अगर बीज प्रक्रिया में शुरुआत में जाएगा, उसके बाद में 1 महीने में हम लोगों को एक बार जमीन में इसको ड्रिप से या पानी से, खुले पानी से आप लोगों को जमीन के अंदर इसको पहुंचाना है। तो इसके सिर्फ 5 फायदे जो है, जो सबसे अहम है, वो आपको ध्यान में रखने हैं। बहुत ज्यादा डीपली ये प्रोडक्ट हमने बहुत बार देखा है, लेकिन आज हल्के से ये पुराने प्रोडक्ट्स हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और जो नए प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर हम थोड़ा ज्यादा जोर देंगे। तो इसका सबसे अच्छा जो बेनिफिट है दोस्तों, इसके अंदर जो ह्यूमस पाया जाता है, वो ह्यूमस के कारण सबसे अच्छा रूट डेवलपमेंट और अंदर की बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ने में मदद होती है। यहाँ पे आप लोगों को दिखता है ये जो रूट जोन है, ये रूट जोन के सराउंडिंग में जितना भी जमीन में ह्यूमस रहेगा, वो ह्यूमस के कारण यहाँ पे रूट डेवलपमेंट अच्छा होने वाला है। अगर यहाँ पे देखिए, अगर रूट जोन में ह्यूमस की मात्रा, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, तो वहां पे बैक्टीरियल जो माइक्रोफ्लोरा होता है, फेवरेबल बैक्टीरियाज होते हैं, उनको उनका खाना मिल जाता है और उनका पॉपुलेशन बढ़ने में, मल्टीप्लिकेशन होने में बहुत मदद होती है दोस्तों। अभी तीसरा फायदा है जो कि बैक्टीरिया यहाँ पे फेवरेबल जीवाणु की संख्या अगर बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ जाती है, तो उससे आगे पूरा जो काम है वो काम करते हैं ये हमारे बैक्टीरिया। तो जमीन के अंदर जितने भी अच्छे वाले न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उनको उठाने का काम ये बैक्टीरिया हमारे रूट जोन में काम करते हैं दोस्तों। तो ये न्यूट्रिएंट का अपटेक बढ़ने में हमको मदद होता है। चौथा बेनिफिट अगर हम लोग देखते हैं, तो ये बैक्टीरिया जितनी ज्यादा तादाद में यहाँ पे बढ़ेंगे, उतना ही ये जमीन के अंदर हम लोगों ने बहुत सालों से जो केमिकल खाद डाल रहे हैं, तो उसके कारण जमीन में बहुत सारे हेवी मेटल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये रूट जोन के सराउंडिंग में जितने भी हेवी मेटल्स है, जैसे कि आर्सेनिक है, लीड है, मर्क्यूरी है, कैडमियम है, तो ये हेवी मेटल्स को डिसॉल्व करने का काम ये बैक्टीरिया यहाँ पे करते हैं दोस्तों। तो इनको डिसॉल्व करके ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, इनको रूट से दूर लेके जाने का काम हमारे बैक्टीरिया करते हैं। तो ये हेवी मेटल्स अगर हमारे रूट्स में से ऊपर के फलों में, सब्जियों में नहीं आएंगे, तो हमारी कैंसर की संभावना बहुत कम हो जाती है दोस्तों। ये सबसे अहम रोल हमारे आरपीएस के कारण, जैसे जीवाणु बढ़ते हैं तो ये जीवाणु वहां पे बहुत अच्छा रोल निभाते हैं दोस्तों। और लास्ट वाला एक जो है, तो ये सॉइल एप्लीकेशन करने के बाद सॉइल का स्ट्रक्चर और फर्टिलिटी बढ़ने में बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। यहाँ पे आपको जमीन दिख रही है जो कि
एकदम कड़क बन चुकी है, तो इसमें अगर बैक्टीरियल ग्रोथ या बैक्टीरिया का जो मल्टीप्लिकेशन है बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएगा। तो ये एक्टिविटी के कारण यहाँ पे जो भी फास्फोरस इकट्ठा हुआ है उसको लूज करके ये सॉइल को पोरस बनाने का काम यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से होता है, और इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि न्यूट्रिएंट का अपटेक बढ़ जाता है ये बैक्टीरिया के मार्फत। तो ये सबसे अहम 5 बेनिफिट्स है दोस्तों। इसका जाते जाते हम लोग देखेंगे कि जमीन में देने के फायदे तो हमने देख लिए। अभी ये जमीन के ऊपर हम लोग इसको छिड़काव भी कर सकते हैं, तो वो भी अभी फायदे हम जाते जाते यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कि इसको अगर कोई भी पौधे के ऊपर या कोई भी पेड़ के ऊपर इसको अगर छिड़काया जाए तो ये सबसे अहम हमारा जो फोटोसिंथेसिस का एक्शन होता है, जो कि हमारे पत्तों के अंदर होता है। जमीन में से जो पानी हमारा पत्तों तक आता है, ऊपर से आने वाला सनलाइट और हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये तीनों का अगर यहाँ पे संयोग होता है तो उसको फोटोसिंथेसिस एक्शन में वो कन्वर्ट होता है, जहाँ पे इस एक्शन के दौरान क्लोरोफिल की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, और वही क्लोरोफिल इन पौधों का या उस फसल का सबसे ज्यादा खाना वहां पे तैयार हो जाता है। तो वो एक्शन बढ़ने में हमारा आरपीएस वहां पे मदद करता है। अगर फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल अगर अच्छी तरह से बढ़ जाएगा तो वहां पे वेजिटेटिव ग्रोथ और शाखाएं निकलने का काम बहुत अच्छी तरह से होगा। वहां पे फ्लावरिंग का काम बहुत अच्छी तरह से होगा। फ्लावर इंड्यूशन, जो फ्लावर्स अगर अच्छी तरह से आते हैं, फ्लावर ड्रॉप कम हो जाता है, तो उसमें से निकलने वाला जो फ्रूट सेटिंग होता है वो बहुत अच्छी तरह से आपको वहां पे दिखाई दिया जाएगा। फ्रूट का साइज है, कलर है, टेस्ट है, कीपिंग क्वालिटी है, तो ओवरऑल फ्रूट का जो क्वालिटी है उसमें हमको बहुत अच्छे से इसमें फायदा दिखाई देगा। सबसे अहम जो आरपीएस रोल निभाता है ऊपर छिड़काव के बाद भी, तो वो है प्लांट के अंदर इम्यूनिटी बूस्टर का वो काम करता है, जो कि आने वाले अलग अलग जो फफूंद होते हैं या आने वाले जो कीड़े होते हैं उनके खिलाफ लड़ने की प्लांट की खुद की ताकत वो बढ़ाने का काम करता है दोस्तों। उसमें उसके बाद में जो भी नेचुरल स्ट्रेस आते हैं, बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा धूप निकलती है या बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है, तो वो सिचुएशन में पौधे को वही जमीन में खड़ा रहना पड़ता है, तो वो अपने अंदरूनी ताकत को बढ़ाने का काम ये आरपीएस वहां पे करता है दोस्तों। तो ऐसे पूरे 7 से 8 जो फायदे हैं जो प्लांट के ऊपर आरपीएस छिड़काने के बाद हम लोगों को मिलते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। सबसे अहम जो है कि यहाँ पे हमको कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हम लोग शुरुआती दौर में, जैसे मैंने आपको बोला कि बीज प्रक्रिया में बीजोरिच के साथ में हम लोगों को आरपीएस कंपलसरी इस्तेमाल करना है। बीजोरिच पे भी हम लोग आएंगे, लेकिन ये जो क्रम है इसमें हमको बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है मेरा ऋषिकेश? हाँ सर। ओके। तो ये सीड ट्रीटमेंट में आरपीएस को कम से कम 5 ml प्रति किलो हमको लेना है। जितना भी सीड हमको लगता है तो पर किलो सीड के हिसाब से 5 ml आरपीएस उसमें जाना चाहिए। दूसरा इस्तेमाल करने का तरीका है, इसको छिड़काव भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि एक पंप में 15 लीटर के पंप में 50 ml हम लोग आरपीएस ले सकते हैं। तीसरा तरीका है ड्रेंचिंग करने का, तो ड्रेंचिंग में हम लोग इसको 1 लीटर प्रति एकड़ ले सकते हैं। चौथा तरीका है ड्रिप इरिगेशन। वहां पे अगर फसल एकदम शुरुआती दौर में रहेगी तो हम आधा लीटर उसको ड्रिप में से दे सकते हैं। अगर फसल जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी उसमें 1 लीटर की मात्रा हम लोग लगा सकते हैं। और ये सबसे अहम हमारा तरीका है। जहाँ पे ड्रिप इरिगेशन नहीं है वहां पे हम लोग ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। नालियों से सभी जगह पे हम लोग पानी देते हैं सभी फसलों में, तो नाली के जहाँ पे नाली शुरुआत हो जाती है वहां पे हम लोगों को एक 200 लीटर का बैरल रखना है दोस्तों, और ये 200 लीटर में आरपीएस 76 का जो भी 1 लीटर मात्रा है वो 200 लीटर पानी में डालना है। और ये तरीके से इसको हल्की सी, ये टूटी जो नीचे टैप दिख रहा है उसको हल्के से चालू करना है, जैसे कि हमको ये ड्रिप सिस्टम में जैसे दिखाई देता है वैसे ड्रॉप्स यहाँ पे गिरने चाहिए। तो इसमें एक बात हमको आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, कि जब हम ये नाली से पानी शुरू करते हैं, अगर हमको एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ कि 4 घंटा अगर पानी देना है तो शुरुआती 1-1.5 घंटे में सिर्फ पानी दे दो। उसके बाद में ये टैप आपको चालू करना है दवाई का, जबकि ये दवाई पूरे पानी के साथ पूरे खेत में आपके आराम से जाएगी। और ये
दवाई खत्म होने के बाद आधा से 1 घंटा वापस पानी देना है। तो वो दवाई जितनी भी खेत में गई है वो जमीन के अंदर अच्छी तरह से रूट जोन तक पहुंच जाएगी। इस तरीके से आपको आरपीएस, जो दोनों तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ग्रैनुल की मात्रा है या लिक्विड है, लिक्विड भी हम जमीन से और ऊपर से भी छिड़काव कर सकते हैं। तो इसके बाद में सबसे अहम जो हमारा प्रोडक्ट है दोस्तों, जो पिछले साल हमने लॉन्च किया है, इसके ऊपर हमको अभी बहुत ज्यादा काम करना है। आने वाला जो सीजन है इसमें बीजोरिच से बीज प्रक्रिया हम शुरू करेंगे, जिसके अंदर आरपीएस 76 मिलाएंगे। और ये बीजोरिच इस्तेमाल करने के बाद जो जो फायदे होते हैं उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो खेती का आप लोगों को जब भी सीड डालना है, जब भी बीज डालना है, तो ये बीज प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि हर मीटिंग में हम लोग आपको बोलते हैं कि सबसे अहम काम आपको खेती में 3 ही करने हैं, जो कि पहला होता है सॉइल टेस्टिंग का, जिसमें आप लोगों को जमीन के अंदर कौन कौन से फर्टिलाइजर्स या न्यूट्रिएंट्स मौजूद है उसका पता चलेगा। जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कितनी है वो पता चलेगी। उसके बाद में आप लोगों को सबसे अहम काम करना है पानी का पीएच या पानी का टेस्टिंग करना है, जिससे आपको हर छिड़काव से पहले अगर पानी का पीएच पता चलेगा, अगर वो बहुत ज्यादा है तो उसको हम लोग कम करके छिड़काव करेंगे तो वो आपको बेहतर रिजल्ट देगा। और तीसरा सबसे अहम काम है जो कि हमारा बीज प्रक्रिया। तो ये 3 काम अगर हर एक किसान हर एक फसल में करना चालू कर देता है, हर एक सीजन में करना चालू कर देता है, तो उसको कम से कम 10 से 15% का उसमें प्रोडक्शन में मुनाफा हो सकता है दोस्तों। तो ये बीजोरिच क्या है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये हम लोग अभी देखते हैं। तो बीजोरिच में भी हमने 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स लाए दोस्तों। यहाँ पे रेड कलर में आपको जो दिख रहा है पहला वाला बीजोरिच, ये है ऑयल सीड एंड पल्सेस। दलहन तिलहन की जो भी फसलें हैं उनका जो बीज है, तो ये रेड वाले बीजोरिच से हमको उसको बीज प्रक्रिया करनी है। दूसरा जो यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन कलर में, तो उसको ये सिर्फ सीरियल क्रॉप्स गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, पैडी है, तो इसमें हम लोगों को ये ग्रीन वाला बीजोरिच है उसको इस्तेमाल करना है दोस्तों। तो इसका हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और इसके फायदे क्या 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 होते हैं दोस्तों। तो इसमें यहाँ पे ये बोतल आपको दिख रही है, तो ये बेनिफिट जहाँ पे है बीजोरिच के, उसके ऊपर हम बात करते हैं कि अगर इसको अच्छी तरह से बीज के ऊपर उसको ट्रीटमेंट करके आधे घंटे उसको छाव में सुखाना है। आरपीएस 1 किलो बीज में 5 ml, और हमारा ये जो बीजोरिच है वो 1 एकड़ में हम लोगों को, हमारी जो एक बोतल यहाँ पे दी है 250 ml की, तो उसको 1 एकड़ में हमको खत्म करना है। तो ये कैसे हमको बेनिफिट देगा, तो देखिए ये बीजोरिच के अंदर जितने भी हमने बैक्टीरिया और फफूंद इस्तेमाल किए हैं वो जर्मिनेशन में बहुत अच्छी तरह से हेल्प करते हैं। तो वो एक समान जर्मिनेशन जहाँ पे होता है, देखिए इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देते हैं कि आप लोग अगर घर में भी इसको अगर आप ट्रायल लेना चाहते हो तो 2 अलग अलग थाली लीजिए। वो थाली में गेहूं का बीज आप गिन के गेहूं के बीज लीजिए, 100 बीज अगर आप लेते हो तो एक थाली में बिना ट्रीटमेंट वाला बीज आप लगाइए, और दूसरी थाली में आरपीएस और ये बीजोरिच से अगर हम लोग उसको अच्छी तरह से कोटिंग करते हैं और उसको लगाते हैं तो आपका उसका जर्मिनेशन भी फास्ट दिखेगा, एक समान जर्मिनेशन दिखेगा। मतलब जितने भी बीज नॉन ट्रीटेड थाली में जो है उससे ज्यादा बीज आपको जहाँ पे ट्रीटमेंट किए वहां पे जर्मिनेट हुए हुए दिखेंगे। दूसरा दूसरा फायदा है कि जितने भी बीज वहां पे उगे हैं उनका जो जर्मिनेशन है वो एक समान दिखेगा आपको, वो हरा भरा ज्यादा दिखेगा। और वहां पे खेती में जब इसको इस्तेमाल करने का आपको ये होता है, इस्तेमाल करने का जो तरीका होता है, वहां पे जितना ये सीड रेट, मतलब 1 एकड़ में आपको जितना बीज लगता है वो बीज की मात्रा भी, आप लोग अगर सीड ट्रीटमेंट करोगे तो बीज की मात्रा भी घटेगी। मतलब जर्मिनेशन ज्यादा होता है, ज्यादा बीज का जर्मिनेशन होता है, ये सबसे अहम रोल है इसमें। दूसरा है बैलेंस न्यूट्रिशन टू न्यूली जर्मिनेट सीडलिंग्स। जमीन के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स को उठा के हमारे बीज को या हमारे जर्मिनेटेड सीडलिंग को देने का काम यहाँ पे जो बैक्टीरियाज है
और फफूंदे वो काम करेंगे दोस्तों। तो अच्छा न्यूट्रिशन भी हमारे वो सीडलिंग को, पौधे को जाएगा, रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा। और तीसरा है यहाँ पे इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ सीडलिंग। हमारा जो भी बीज में से पौधा आएगा या हमने जो भी पौधा लगाया है, वो पौधे का इम्यूनिटी बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है, जो कि आने वाले कीड़े और जो फफूंद जो होते हैं उनके खिलाफ लड़ने की वो ताकत बढ़ाता है। या जहाँ पे पानी की मात्रा कम हो जाती है, देखिए बहुत जगह पे रेनफेड क्रॉप्स लिए जाते हैं, तो वहां पे सिर्फ बारिश के ऊपर आप लोगों को डिपेंड रहना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में अगर बिजोरिज से आपने सीड ट्रीटमेंट किया है और बारिश थोड़ा सा लेट भी हो जाता है या आपका इरिगेशन थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, वहां पे ये बिजोरिज आपकी बीज को मरने नहीं देगा, या जो भी सीडलिंग आया है उसमें से जो भी पौधा आया है वो पौधे को मरने नहीं देगा। उसका इंटरवल अगर इरिगेशन का बढ़ भी जाता है तो भी उसमें वो स्ट्रेस सहने की ताकत इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया है वो उसको, पौधे को देते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हमको ये बीजोरिज का महत्व जानना है। बीज संस्कार बोलो, सीड ट्रीटमेंट बोलो या बीज उपचार बोलो, तो ये बीज किसी भी चीज को आपको किसी भी सीजन में लगाना हो
स्क्रीन शेयर ऑप्शन कर। आवाज आ रहा है अभी? हाँ ऋषिकेश, आवाज आ रहा है? हॅलो, हाँ सर. आवाज येतोय? हाँ सर, आवाज येतोय. हाँ, पूर्ण मीटिंग डिस्कनेक्ट झाली होती इकडून माझ्याकडून. हाँ हाँ. तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था, पूरा मीटिंग से डिस्कनेक्ट हो गए थे हम लोग यहाँ से। तो स्क्रीन शेयर ऑप्शन दे दो मेरे को। स्क्रीन शेयर दिसते सॉइल गार्ड ऋषिकेश? हाँ सर. ओके। ओके. तो दोस्तों, हम लोग जो देख रहे थे अभी कि बीजोपचार करने के बाद जो भी हमारा क्रम है प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का, जिसमें हम लोगों ने देखा कि लैंड प्रिपेयर होने के बाद हम लोगों को सबसे शुरुआती दौर में ग्रैन्यूल इस्तेमाल करना है। उसके बाद में बीजोपचार करते समय आरपीएस लिक्विड और हमारा सबसे अहम प्रोडक्ट बीजो रिच, उसको इस्तेमाल करना है। उसके बाद में अभी हम लोग जमीन के ऊपर ही काम कर रहे हैं। जितना भी काम हम लोगों को करना है खेती में, उसमें अगर हम लोग 70 से 80% काम जमीन को सुधारने का करेंगे तो ऊपर आने वाली जो भी फसल है वो हमेशा अच्छी ही आने वाली है। तो उसके ऊपर हम लोग सबसे अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जो रेंज है प्रोडक्ट का, वो बीज उपचार करने के बाद भी जमीन की ताकत बढ़ाने का, जमीन के अंदर जो भी बैक्टीरियम होता है, अच्छे माइक्रोफ्लोरा होता है, फेवरेबल फंगस, फेवरेबल बैक्टीरिया होते हैं, उसको बढ़ावा देने का जो हम काम कर रहे हैं, हमारे सॉइल गार्ड और हमारा सबसे अहम इसके बाद आने वाला प्रोडक्ट है बैक्टोरिच। तो ये दोनों प्रोडक्ट अगर जमीन में हम बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो जमीन का माइक्रोफ्लोरा बढ़ेगा और जमीन में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उनका अपटेक हमारे पौधे को बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। जमीन के अंदर से बीज होगा तो उसका जर्मिनेशन अच्छा होगा। जमीन के अंदर जितने भी खराब फंगस होते हैं जिससे हम लोगों के पौधे को जड़ों की सड़न होती है या जड़ों के ऊपर अलग अलग बीमारियां आती है, उससे हम हमारे पौधों को बचा सकते हैं। और जमीन के अंदर रूट डेवलपमेंट करने वाले फंगस और रूट डेवलपमेंट के बाद में न्यूट्रिएंट्स को उठाने वाले बैक्टीरिया उसको हेल्प करते हैं, ताकि हमारा पौधा है, हमारी फसल है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन और ऊपर आने वाले जितने भी कीड़े और रोग है उनके खिलाफ लड़ने की अंदरूनी ताकत हमको मिलती है जमीन से। इसलिए सबसे ज्यादा हम लोग जमीन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो हम लोगों को बीजोरिच के बाद में जैसे ही हम लोग बीज उपचार करके बीज लगाते हैं, या कहीं पर हम लोगों को बहुत ज्यादा सीडलिंग भी, वेजिटेबल्स में सीडलिंग भी लगाते हैं लोग, तो सीडलिंग लगाते समय भी हम लोग ये आरपीएस का जो हमारा सॉइल गार्ड करके प्रोडक्ट है उसमें हम लोग हमारे सीडलिंग्स को डुबो के लगा सकते हैं, या फिर कोई भी बीज और सीडलिंग लगाने के बाद पहले पानी में अगर हम लोग सॉइल गार्ड देते हैं दोस्तों, तो जमीन के अंदर जितने भी फफूंद होते हैं, अनफेवरेबल फफूंद, खराब फफूंद, जिससे रूट रॉट या रूट्स के ऊपर अलग अलग बीमारियां होती है, उसको अच्छे से कंट्रोल मिलता है। फिर रूट के ऊपर बहुत बार देखा जाता है कि अलग अलग ये नॉड्स, गांठें हो जाती है, जिसको हम लोग निमेटोड्स बोलते हैं, उसको भी कंट्रोल करने का काम ये हमारा सॉइल गार्ड करता है। इसके अंदर अलग अलग माइक्रोबियल कंसोर्शियम, मतलब अलग अलग बैक्टीरिया और फफूंद हमने डाले हैं, और इसको नीम और करंज एक्सट्रैक्ट के साथ कॉम्बिनेशन किया है दोस्तों। तो इससे जमीन के अंदर जो निमेटोड, जो गांठें होती है हमारी जड़ों के ऊपर, जहाँ पे ये गांठें दिखाई दी जाती है दोस्तों, तो जमीन के अंदर से जो भी न्यूट्रिएंट्स का अपटेक होता रहता है, अगर यहाँ पे जड़ों के ऊपर गांठ बन जाती है तो वो न्यूट्रिएंट वो गांठ से ऊपर हमारे पौधे तक नहीं पहुंचता है। तो इसलिए क्या हो जाता है, कोई न्यूट्रिएंट ऊपर नहीं जाएगा, खाना ऊपर नहीं जाएगा, तो ये पौधा ऊपर से पीला पड़ के सूखा या उसको ड्राई हो जाता है और मरने लगता है। ऐसे समय पे बहुत सारे केमिकल्स लोग डालते हैं या बहुत सारी अलग अलग दवाइयां डालते हैं, तो ये निमेटोड तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन निमेटोड के कारण जो भी वहां पे इंजुरी हो गई है, वो रूट्स को जो इंजुरी हो जाती है, वो इंजुरी पे वहां पे इमीडिएटली फंगल इन्फेक्शन पकड़ जाता है। तो उसमें बहुत सारा है, फ्यूजेरियम है, फाइटोप्थोरा है,
पिथियम है, या ऊपर के हिस्से में राइजोक्टोनिया नाम का फंगस होता है। तो ये अलग अलग फंगस के कारण रूट रॉट वहां पे होता है, और ये जड़ों की सड़न होने के कारण हमारा पौधा मर जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों का काम करने का मतलब निमेटोड को भी कंट्रोल करना है, और निमेटोड के बाद में जो वहां पे फंगस आता है उसको भी कंट्रोल करना है। तो ये दोनों काम करने का हमारा ये सॉइल गार्ड जो प्रोडक्ट है दोनों काम बहुत अच्छी तरह से करता है, जिससे हमारे पौधे वापस उतनी ही ताकत से हमको प्रोडक्शन देने के लिए काम करते हैं। इसको दोस्तों इस्तेमाल करने का जो तरीका है, इसका डोज है सिर्फ 500 ml, आधा लीटर पर एकड़। इसको जमीन के अंदर ही देना है दोस्तों, छिड़काव के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। ये जमीन के अंदर जब जाएगा पहले पानी में, तो जमीन के अंदर से जो भी हमारा पौधा निकला है, या हमने अगर कोई वेजिटेबल का पौधा लगाया है, तो उसके ऊपर जमीन के अंदर के अलग अलग फंगस को कंट्रोल करने का जो सबसे अहम रोल है हमारा सॉइल गार्ड करेगा दोस्तों। इसके बाद में हम लोग देखते हैं हमारा सबसे अहम एग्रीकल्चर में जो माना जाता है वो है बैक्टीरिया वाला प्रोडक्ट, उसका नाम है बैक्टोरिच। तो इसको इस्तेमाल करने के तरीके देखेंगे, इसके अंदर हम कौन कौन से बैक्टीरिया डाले हैं, कौन सा फंगस है, ये कैसे काम करते हैं। बहुत बार हमारे सारे ट्रेनर्स इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं और संतोष सर जब भी बैठते हैं तो इसके ऊपर बहुत सारी बातें करते हैं। जितना आरपीएस जाता है दोस्तों, जैसे आरपीएस में हमारा ह्यूमस और ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा हमारी जमीन के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा ये बैक्टीरिया होता है दोस्तों। जमीन के अंदर बैक्टीरिया बढ़ाने का काम अगर आरपीएस करता है, तो जमीन के अंदर उसकी फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी, ये सब कुछ बढ़ाने का काम जो करता है वो बैक्टीरिया करता है। नेचुरली ग्रोन ये जो बैक्टीरिया जमीन के अंदर ही होते हैं, लेकिन बहुत सारा केमिकल डालने के कारण, बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर डालने के कारण ये बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। तो इसको सिर्फ हमने क्या किया है, सॉइल में से जो अच्छे वाले फेवरेबल हमारे बैक्टीरिया और फंगस है उसको लैब में सिर्फ हमने मल्टीप्लाई करके हमारे बैक्टोरिच नाम के प्रोडक्ट में डाल के हम वापस उसको जमीन को दे रहे दोस्तों। तो जमीन में अगर हम साल में 2 से 3 बार अगर ये बैक्टोरिच इस्तेमाल करेंगे, तो दोस्तों हमारी जमीन का माइक्रोफ्लोरा बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा, और जमीन में जितने सारे न्यूट्रिएंट्स है उसको जमीन से जड़ों तक लेके जाने का काम ये बैक्टीरिया करते हैं। जमीन में दोस्तों आप कितने भी खाद डालिए, वो खाद नेचुरली अगर पौधों तक, पौधों की जड़ों तक पहुंचाना है, तो वहां पे ये बैक्टीरिया के अंदर जितने भी बैक्टीरिया है वो मौजूद होने चाहिए। अगर ये बैक्टीरिया नहीं है और आप लोगों ने बहुत ज्यादा खाद डाले हैं तो भी कुछ काम नहीं होगा, जमीन उल्टी ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर संतुलित फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बजाय थोड़ा सा फर्टिलाइजर केमिकल का कम करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की मात्रा बढ़ाएंगे और वहां पे हम ये सारे बैक्टीरिया डालेंगे, तो ये एकदम संतुलित खेती या संतुलित फर्टिलाइजर्स को बढ़ोतरी देने के लिए हमने जो बैक्टीरिया डाला है उससे न्यूट्रिएंट का अपटेक बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा, हमारा खर्चा भी कम होगा, जमीन भी हमारी खराब नहीं होगी, और जमीन में जितने अच्छे वाले न्यूट्रिएंट्स है वो सारे पौधे को मिलेंगे। उससे हमारे पौधे में या फसल में कम से कम 15 से 20% हमको प्रोडक्शन में फायदा हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया हमने इस्तेमाल किए दोस्तों। तो इसमें सबसे अहम जो बैक्टीरिया है वहां पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मिनट आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो ये जो बैक्टीरिया का किट है, इसमें दोस्तों हम लोगों ने 7 अलग अलग बैक्टीरिया और एक फंगस इसके अंदर डाला है, जिसमें नाइट्रोजन NPK जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस। फास्फोरस की हमने 2 बोतल बैक्टीरिया, 2 अलग अलग बैक्टीरिया हमने इसमें डाले हैं, जो कि जमीन जो कड़क हो गई है, फास्फोरस जहाँ पे बॉन्डिंग हो गया है सॉइल के ऊपर, हम लोग जब भी DAP या फॉस्फेट वाला जो भी फर्टिलाइजर डालते हैं वो मिट्टी के ऊपर बॉन्डिंग करता है और मिट्टी को कड़क बनाता है। तो उसको लूज करके उसमें से जो फास्फोरस है वो हमारे पौधों तक पहुंचाने के लिए ये 2 अलग अलग PSB फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया लगते हैं। तीसरा यहाँ पे है पोटैश NPK, तीसरा है पोटैश। तो ये पोटैश का भी हमने
पोटैश ऑलरेडी जमीन में बहुत अच्छी तरह से होता है दोस्तों, लेकिन ये पोटैश को मोबिलाइज करने वाले बैक्टीरिया, पोटैश को उसकी जगह पे जो पड़ा रहता है उसको वहां से लेके पौधे की जड़ों तक पहुंचाने का काम ये हमारा पोटैश वाला जीवाणु यहाँ पे करता है दोस्तों। उसके बाद में सबसे अहम होता है सुडोमोनास, जिसको हम जिंक सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। जमीन के अंदर अगर ये सुडोमोनास या जिंक का बैक्टीरिया हम डालते हैं तो ये दोनों तरीके से काम करता है। या तो ये जिंक की अवेलेबिलिटी भी काम करेगा, जो हमारे पौधे पीले पड़ते हैं वहां पे जिंक अगर जाता है तो जिंक ग्रीनरी बढ़ाने का भी काम करेगा। और ये सुडोमोनास जमीन के अंदर हमारे पौधे की जड़ों के ऊपर अगर कोई अच्छे बुरे वाले फंगस आते हैं, रूट रॉट जैसे या जड़ों की सड़न करने वाले, तो उनको मारने का काम ये जिंक का जीवाणु करेगा। उसके बाद में दोस्तों इसके अंदर हमने दो नए बैक्टीरियाज ऐड किए हैं, जिसका नाम है सिलिकॉन और सल्फर। तो इसमें जो सिलिकॉन है तो ये सिलिका सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया है दोस्तों। तो सिलिकॉन को कैसे, देखिए अभी मेरे पीछे आप देख रहे हो गन्ने की खेती है, तो ये गन्ने में अगर आप चेक करना चाहते हो तो जब भी आप लोग देखिए, अगर आप शर्ट निकाल के बनियान पे सिर्फ अगर खेती में चलोगे, गन्ने की खेती में, तो ऐसे हाथ करके अगर चलोगे तो यहाँ पे आपको जैसे ब्लेड ने आपको मारा है, यहाँ पे ऐसे आपको खून निकलेगा ये, तब आप जानोगे कि ये पत्ते अगर सीधे होते हैं गन्ने के, तब आप समझ लो कि सिलिकॉन की मात्रा अच्छी है। अगर ये पत्ते ड्रूपिंग होते हैं तो वहां पे सिलिकॉन की मात्रा कम होती है। तो ये सबसे अच्छा गन्ने की खेती है। फिर पैडी में ये सिलिकॉन की मात्रा हम लोगों को बहुत ज्यादा लगती है दोस्तों, तो ये सिलिकॉन हमने इसमें ऐड किया है। फिर सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया थायोबैसिलस, हमने ये भी बैक्टीरिया इसमें ऐड किया है, जो कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, रूट चौकअप हो गए, अपटेक नहीं हो रहा है, या बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है, वहां पे वो ठंड के कारण अपटेक नहीं हो रहा है, तो ये सल्फर वाले जो जीवाणु होते हैं वहां पे जमीन के अंदर वो गर्मी पैदा कर देते हैं और वहां पे अपटेक बढ़ाने में थोड़ी सी उसको मदद करते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट का अपटेक जहाँ पे रुक जाता है वहां पे सल्फर वाले बैक्टीरिया उसको बढ़ाने का काम करते हैं। और ऊपर भी पौधों में उसकी रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने का काम ये सल्फर का बैक्टीरिया करता है दोस्तों। और इसके अंदर जो एक फफूंद हमने डाला है वो है वैम, वेस्कुलर अर्बेस्कुलर माइकोराइजा। तो ये जो फंगस होता है दोस्तों, ये फंगस जैसे कि हमने आरपीएच 76 का ग्रैन्यूल है वहां पे भी हमने देखा था कि ये माइकोराइजा जो फंगस होता है वो जमीन के अंदर पौधों की जड़ें बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि ये जड़ों के ऊपर ही ये फंगस ग्रो करता है, जड़ों के अंदर और जड़ों के ऊपर ये फंगस ग्रो करता है। तो जड़ों को बढ़ाने का काम ये फंगस करेगा। ये जड़ों के सराउंडिंग में जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एनपीको के तो उठाया हमने, लेकिन ये छोटे छोटे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको उठाने का काम ये माइकोराइजा का फफूंद करता है दोस्तों। दूसरा है यहाँ पे जितना भी फॉस्फोरस होगा, वापस फॉस्फोरस को उठाने के लिए ये वैम नाम की फफूंद आपको हेल्प करेगी। तीसरा है यहाँ पे रूट्स के जड़ों के बाजू में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी पकड़ने की जो क्षमता होती है वो मिट्टी की, वो बढ़ाने का काम भी ये वैम की फफूंद करती है। तो ये बहुत अहम फफूंद है, जो कि हमने बहुत सारे केमिकल फंजीसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, केमिकल खाद इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे ये वैम की जो फफूंद है वो कम हो रही है, तो वो हमने ये हमारे बैक्टीरिया के किट में डाला है। तो ये सारे अच्छे वाले फेवरेबल फंगस, फेवरेबल बैक्टीरियाज ये किट के अंदर हमने डाले हैं, जो कि हमारे जमीन में, जैसे कि हम बहुत बार मैं वो एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम लोग दही जमाना है तो हम लोग अगर कितना भी बड़ा तपेला लेते हैं तो उसमें सिर्फ एक बूंद या एक चम्मच दही डालते हैं, जो कि 24 से 48 घंटे में वो पूरा पतीले में वो दूध का दही जम जाता है, मतलब उतने बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं। तो वही काम हम लोगों को जमीन में करना है। जो हम ये बैक्टीरिया का कीट है, 1 एकड़ में जैसे हम दही जमाने के लिए दूध में एक बूंद दही का डालते हैं, वैसे एक एकड़ में हमारा ये बैक्टीरिया का एक कीट आपको एक बार डालना है दोस्तों। अगर ये पूरा बैक्टीरियम हमारे जमीन के नीचे 1 फीट 10 से 12 इंच में अगर ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ जाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से जमीन की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जमीन की सेहत अच्छी हो जाएगी, जमीन का जो स्ट्रक्चर है, टेक्सचर है, उसमें आपको अच्छे
फायदे मिले हुए नजर आएंगे। जमीन की पोरोसिटी बढ़ेगी, उसमें हवा अच्छी तरह से जाएगी, उसमें सनलाइट अच्छी तरह से जाएगा, उसमें जितने न्यूट्रिएंट्स है उसका अपटेक भी उतनी अच्छी तरह से बढ़ेगा। तो सबसे अहम प्रोडक्ट हम लोग ये बोलते हैं कि बैक्टोरिच, जितना आरपीएस दोस्तों जा रहा है उतना बैक्टोरिच जमीन में अगर जाना चालू हो जाएगा तो किसान आपके पीछे भागेंगे। इतना रिजल्ट ये प्रोडक्ट आपको देने वाला है दोस्तों। तो ये आने वाले सीजन में एग्रीकल्चर की पूरी टीम है, आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, सभी डायमंड्स एग्जीक्यूटिव, सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम लोगों को उतना ही फोकस ये बैक्टोरिज पे करना है जितना हम लोग आरपीएस के ऊपर कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि हम लोगों को अभी एक मौका मिला है, उस दिन मैं और संतोष सर बात कर रहे थे कि ये फर्टिलाइजर की अगर कीमतें बहुत ज्यादा बड़ी है तो वहां पे केमिकल फर्टिलाइजर की मात्रा हम कम भी कर देते हैं और हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया की अगर संख्या हम बढ़ाते हैं तो जितना भी जमीन में न्यूट्रिएंट्स है उसको अच्छी तरह से अगर ये बैक्टीरिया उठाने में मदद करेगा तो कम फर्टिलाइजर में भी हम लोग वो किसान का नुकसान नहीं होने देंगे उसको, बल्कि उसका प्रोडक्शन बढ़ने में ही मदद करेंगे। तो इसके ऊपर हम लोग काम करने वाले दोस्तों। तो इसमें देखिए दो अलग अलग तरीके के बैक्टोरिच है, जिसमें एक गन्ने वाला बैक्टोरिच है और दूसरा है हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाला। तो ये दो अलग अलग तरीके के हैं। अभी इसमें हमने जो पहले ऑयल सीड दलहन तिलहन की फसलों के लिए होता था और सीरियल की मतलब गेहूं पैडी इनके लिए होता था, तो उनके लिए हम लोगों ने बीजोरिच नाम का प्रोडक्ट लाया है और यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और गन्ने के लिए ये बैक्टोरिच इस्तेमाल करना है दोस्तों। तो ये इस्तेमाल करने के तरीके हम लोग देखते हैं यहाँ पे। इसको 1 एकड़ में सिर्फ एक ही किट इस्तेमाल करना है दोस्तों। ये किट कैसे इस्तेमाल करना है ये हम लोग देखते हैं। आपको शुरुआत में ड्रेंचिंग में हम लोग अभी यहाँ पे देखिए सीड ट्रीटमेंट में हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने बीजोरिच लाया है, तो वो बीजोरिच जाएगा सीड ट्रीटमेंट में। उसके बाद में डिपिंग ऑफ रूट्स, जैसे कि पैडी की फसल हम लगाते हैं तो पैडी में भी हमारा जो सीरियल वाला बीजोरिच है वो इस्तेमाल हो जाएगा। सेम वाले बैक्टीरिया उसके अंदर भी हमने डाले हैं। तीसरा, हम लोग जमीन में जब इस्तेमाल करेंगे तो ये बैक्टीरिया को ड्रेंचिंग से हमको इस्तेमाल करना है या ड्रिप इरिगेशन से करना है। तो 1 एकड़ में एक ही किट हमको देना है दोस्तों। तो जिसमें जितने भी बोतल से आप एक 10 या 20 लीटर की एक बाल्टी ले लो, वो बाल्टी में पानी भर के सारी बोतल्स वो बाल्टी में आप डाल दो। वो 8 की 8 बोतल्स। अभी पहले वाला जो वैम था वो पाउडर फॉर्म में था, अभी जो वैम है वो लिक्विड है। तो ये सारी बोतल आप वो 10 लीटर की बाल्टी में डालिए, वो पानी को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और वो पानी आप 200 लीटर का जो भी बैरल होगा उसमें आप डाल सकते हो। और वो बैरल को आप, जैसे मैंने आरपीएस 76 के समय दिखाया कि नाली के मुंह पे वो बैरल रखना है 200 लीटर वाला, और उसको जो टूटी होती है वो टूटी हल्की सी ड्रॉप ड्रॉप ऐसे गिरेगी ऐसी चालू करनी है, जो कि हमारा बैक्टीरिया को वो पानी लेके पूरी फसल की पौधों तक लेके जाएगा, जड़ों तक लेके जाएगा। पांचवा, यहाँ पे ये बहुत अहम तरीका है दोस्तों। यहाँ पे देखिए किसान ये जो यहाँ पे कंपोस्ट का खाद का एक जो ढेर है उसके ऊपर छिड़काव कर रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को बैक्टीरिया देने के लिए ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, जो कि आप लोगों को अगर 1 एकड़ में यहाँ पे दिख रहा है ऐसे, आपको अगर 1 टन 2 टन 5 टन जो भी खाद जमीन में डालना है 1 एकड़ में, वो ढेर के ऊपर आप क्या कर सकते हो, 50 लीटर का पानी लीजिए, 50 लीटर में एक आप बैक्टीरिया का किट डालिए, उसमें एडिशनली 1 लीटर आप आरपीएस डालिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके उसको आप ये ढेर के ऊपर वो 50 लीटर पानी आप छिड़का दो। जब भी वो पानी छिड़का रहे एक आदमी वो फावड़े से उसको ढेर को हिलाते रहेगा, ऊपर नीचे करते रहेगा वो कंपोस्ट को, ताकि वहां पे एकदम वो कंपोस्ट गीला नहीं होना चाहिए, उसमें सिर्फ नमी जानी चाहिए वो 50 लीटर की। तो वो पानी के साथ में ऑर्गेनिक कार्बन भी जाएगा, फंगस भी, ह्यूमस भी जाएगा, और ये सारे बैक्टीरिया में जितने भी बैक्टीरिया और फफूंदे वो जाएंगे और वो कंपोस्ट का और एनरिचमेंट इससे हो जाएगा। जबकि ये आप खाद जब भी जमीन में डालोगे तो जमीन में वो हमारे बैक्टीरिया और आरपीएस के साथ जाएगा। ऊपर से आप इरिगेशन दोगे या जब भी बारिश होगा तो वो खाद में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, जितने भी बैक्टीरिया है, जितने भी अच्छे वाले फंगस है, उनका काम वहां पे चालू हो जाएगा। और ये फ्लड इरिगेशन लास्ट वाला मैंने आपको बताया ही। तो इस तरीके से
हम लोगों को ये बैक्टोरिच आपके जमीन तक पहुंचाना है। तो इसको कब लगाएंगे? अगर पहले पानी में कोई भी पौधा लगाने के बाद पहले पानी में हम लोग सॉइल गार्ड डाल रहे, दूसरे पानी के साथ आपको बैक्टोरिच डालना ही डालना है। ये जमीन के अंदर ये सॉइल गार्ड और बैक्टोरिच जाना ही चाहिए दोस्तों, तभी ये हमारी सॉइल की एनरिचमेंट होगी, सॉइल की अच्छी ट्रीटमेंट होगी और जितने न्यूट्रिएंट्स है उनका अपटेक बढ़ेगा और हमारा जो मुनाफा है वो कम से कम 15% से बढ़ेगा। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे दोस्तों कि जमीन के नीचे ही, अभी हमने 1 घंटा जो बात किया है वो जमीन के नीचे ही बात कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में ऐसे कहा जाता है कि एग्रीकल्चर खेती करनी है तो सबसे ज्यादा काम आप जमीन के ऊपर करो। 70-80% काम अगर जमीन सुधारने का करोगे तो ऊपर आने वाली जो फसल है उसके ऊपर बहुत कम काम करना पड़ेगा, मतलब बहुत कम स्प्रे करने पड़ेंगे सबसे, क्योंकि जो भी पौधा जमीन के ऊपर है, जो भी फसल जमीन के ऊपर है, उसको खिलाने का काम जमीन कर रही है। तो जमीन जितनी अच्छी रहेगी, जितनी एनरिच रहेगी, उतना ही पौधा अच्छा आएगा, उतनी ही फसल अच्छी आएगी। तो ये जो क्रम मैं बता रहा हूं वो क्रम को छोड़ना नहीं है दोस्तों। अभी हम लोग देखते हैं जमीन के ऊपर जब भी ये पौधा आएगा या जो भी बीज आपने जमीन के अंदर डाला है उसका पौधा बनकर जब जमीन के ऊपर आएगा तो पहला काम कौन सा करना है दोस्तों? तो पहला काम आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या करना है? सबसे पहले हमको ट्रैपोरिच, जो हमारे इसके अंदर येलो और ब्लू कलर के जो भी ट्रैप्स है, स्टिकी ट्रैप्स है, इनको हमारे खेतों में लगाना है। यहाँ पे हम लोग गड़बड़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब भी फसल में बहुत ज्यादा कीड़े हो जाते हैं तब लोग हम बहुत सारे केमिकल छिड़काते हैं और वो अगर कंट्रोल नहीं होता है तो लास्ट में जाके हम लोग ऐसे स्टिकी ट्रैप लाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो भी नॉलेज दे रहे हैं पूरे इंडिया में, तो सारे ट्रेनर्स हमारे इसी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि जब भी पौधा लगाते हो उसी दिन आपको ट्रैपोरिज लगाना है। अगर बीज लगाया है तो जर्मिनेशन होने के बाद इमीडिएटली आपको ट्रैपोरिज लगाना है। इसका फायदा क्या होगा दोस्तों? ये देखो यहाँ पे पीला वाला एक ट्रैप है और ये नीला वाला है, हम दोनों भी ऐसे करते हैं। तो देखिए ये पीला वाला और नीला वाला, तो ये ट्रैप में क्या होगा, जब भी हम पहले ही दिन पौधे के साथ इसको लगाएंगे, अगर कोई छोटे कीड़े घूमने के लिए या विजिट देने के लिए भी आपके खेत में आएंगे और इसके ऊपर आपको जब भी दिखेगा कि सफेद मक्खी अगर येलो पेपर के ऊपर चिपकी हुई आपको मिलेगी तो समझ लेना वो हफ्ते में ये सफेद मक्खी का अटैक हमारे इधर बढ़ने वाला है। ये भी हम आपको उससे पता चलेगा। लेकिन हमने अगर पहले ही दिन कम से कम ये 3 से 4 बॉक्स अगर 1 एकड़ में लगाए, मतलब 30 से 40 पेपर, तो 20 नीले पेपर और 20 पीले पेपर। मैं थोड़ा ज्यादा क्यों बोल रहा हूं, अगर ये शुरुआत में खर्चा करेंगे तो आने वाले जितने भी छिड़काव है उसका खर्चा बहुत कम हो जाएगा दोस्तों। तो ये हम लोगों को हमारे खेत में नीले और पीले पेपर लगाना है। ये कब तक लगाना है? जब तक उसके ऊपर, यहाँ पे देखिए अभी कीड़ों को चिपकने की जगह ही बाकी नहीं है, तभी इसको बदलना है। तो सारे पेपर को बदलना है क्या? नहीं, जितने पेपर के ऊपर ये कीड़े चिपके हैं और वहां पे जगह नहीं है नए कीड़ों के चिपकने के लिए, उतने ही पेपर बदलते रहो। कब तक बदलना है? साल भर यही काम करना है, जब तक आपकी फसल खेत में खड़ी है तब तक आपको ये लगाते रहना है। ये लगाओ, आपके सारे जितने भी छिड़काव है उसका खर्चा, अगर आप 10 छिड़काव करने वाले हैं तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ वहां पे 2 से 3 छिड़काव आपके कम हो जाएंगे दोस्तों। तो ये हम लोगों को उसमें करना है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है, हमारे बहुत सारे छोटे छोटे जो कीड़े, एपिड्स है, जैसिड्स है, सफेद मक्खी है या फ्रूट फ्लाई है, वो ये पीले पेपर के ऊपर चिपकते हैं और नीले पेपर के ऊपर थ्रिप्स और लीफ माइनर के जो कीड़े होते हैं वो चिपक जाते हैं। यहाँ पे आपको फोटो में दिख रहा है दोस्तों। तो ये सबसे अहम रोल निभाते हैं हमारे ट्रैपोरिच में जो भी स्टिकी ट्रैप है। तो ये जो क्रम मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कोई भी फसल हो आपको पहला काम करना है फसल उगने के बाद में या पौधा लगाने के बाद में ट्रैपोरिच का काम करना है। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में दूसरा बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है कंपनी के पास में, वो है इम्यूनोरिच अल्ट्रा। तो इसमें हमको क्या करना है,
देखिए इम्यूनोरिच अल्ट्रा ये जो प्रोडक्ट है, इसमें सबसे अहम जो प्लांट एक्सट्रैक्ट्स है, जो भी मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, तो उसमें हमने नीम है, करंज है, गार्लिक और जिंजर, ऐसे 4 अलग अलग पौधों का जो एक्सट्रैक्ट होता है, जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उसका हमने इस्तेमाल किया है। इसमें सबसे अहम जो रोल निभाता है दोस्तों, वो है नीम। तो नीम और ये करंज, ये क्या करते हैं इसमें, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग जो कीड़े होते हैं, तो वो कीड़े, ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने टमाटर का प्लांट लिया है, तो इसमें सफेद मक्खी है, ये मिलीबग है, रेड माइट है, कैटरपिलर है, यहाँ पे सुंडी दिख रही है आपको, लिप माइनर, ये पत्तों के अंदर पत्ता छेदक बोलते हैं इसको, ये भी है, एफिड जैसिड से छोटे छोटे कीड़े हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए ये काम कैसे करता है, तो दोस्तों देखिए हम लोग हर एक मीटिंग में सारे ट्रेनर्स आपको ये जो सर्कल है वो दिखाते हैं, इसमें लाइफ साइकिल होती है पेस्ट की। तो यहाँ पे अगर हम हल्के से देखना चाहेंगे, तो हर एक महीने में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, पूरे इंडिया में एक ही महीने में अमावस्या आती है। तो वहां पे हमको काम क्या करना है, हर अमावस्या के पहले रात हम लोगों को ये इम्यूनोरिच अल्ट्रा का छिड़काव करना है। तो वहां पे क्या होगा, इम्यूनोरिच अल्ट्रा में जो भी हमने नीम और करंज डाला है, उसका फायदा कैसे मिलेगा, उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। तो ये यहाँ पे देखिए, हम लोग अगर ये लाइफ साइकिल की बात करेंगे दोस्तों, तो आप अभी मन में सोचिए कि मैं आपको एक जो सवाल कर रहा हूं, कि हम लोग जो भी कीड़े मारने की दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, वो इनमें से किसको मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या हम लोग अंडों के लिए दवाई मारते हैं? क्या हम लोग ये एडल्ट के लिए दवाई मारते हैं? कभी नहीं। हम लोग सिर्फ ये जो सुंडी हमारे खेतों में दिखती है, या इल्ली दिखती है, कैटरपिलर है, लार्वा है, इसको मारने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पीछे अगर फैक्ट्री चालू रहेगी, फैक्ट्री में से अंडे आते रहेंगे, अंडों में से ये इल्ली बढ़ती रहेगी, और हम लोग सिर्फ इल्ली को मारते रहेंगे, तो ये कभी भी कंट्रोल में नहीं आने वाली है। तो हम लोगों को देखना क्या है, ये फैक्ट्री को ही हमको कंट्रोल करना है। जहाँ पे ये एडल्ट अंडे डालते हैं, अगर ये प्रोसेस को हम लोग कंट्रोल करते हैं, तो अंडे ही कम आ जाएंगे, और अंडों में से आने वाली इल्ली अपने आप कम हो जाएगी। तो इसके ऊपर हमको काम करना है। तो क्या होता है यहाँ पे, देखिए हर महीने जो अमावस्या आती है, तो अमावस्या की रातों में पहले 2 दिन और बाद में 2 दिन एकदम अंधेरा होता है। तो ये जो नेचर ने ये कीड़ों को, ये जितने भी एडल्ट है, ये क्या करते हैं, अमावस्या की रातों में इकट्ठा आते हैं, इनके मेल और फीमेल इकट्ठा आते हैं मिलन करने के लिए। और मिलन करने के बाद 2 से 3 दिन में ये मादा जो होती है इसकी एडल्ट की, वो मादा 2 से 3 दिन में अंडे डालती है, और अंडों में से ये छोटी इल्ली ऐसे अलग अलग उसके 4 से 5 जो अवस्था ये है, वो अवस्था कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में ये प्यूपेशन में जाती है, मतलब इल्ली 5वीं स्टेज में खाना बंद कर देती है, बिल्कुल खाती नहीं है। वो खुद के शरीर के बाजू में एक आवरण, एक कोटिंग तैयार करती है, जिसको हम बोलते हैं प्यूपेशन पीरियड। वो प्यूपा हम उसको बोलते हैं, जो कि खुद के शरीर के बाजू में एक कड़क आवरण तैयार करती है, एक कोटिंग तैयार करती है, और वो जमीन के अंदर पड़ी रहती है। उसमें से ये एडल्ट बाहर आता है, उसमें से ये पतंग एडल्ट मेल फीमेल बाहर आते हैं, और ये वापस हर एक अमावस्या की रातों में वापस मिलन करते हैं। मिलन के बाद वापस अंडे आते हैं, अंडों में से वापस ये सारी अवस्थाएं आती है। तो इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये जो अवस्था है अमावस्या की रातों में मिलन होने की, वो मिलन ही नहीं होने देंगे। तो क्या काम करेगा हमारा इम्यूनोरिच अल्ट्रा, अगर इसको हम छिड़काव करते हैं अमावस्या की रात से पहले दिन, इसका छिड़काव भी शाम के समय पे करना है, तो इसमें क्या होगा, जो भी नीम और करंज उसमें हमने गार्लिक डाला है, उसका इतना गंदा स्मेल आएगा। वो स्मेल के कारण अगर ये मेल फीमेल हमारी खेत में आ जाते हैं, तो वो स्मेल के कारण वो वहां से भाग जाएंगे, वहां पे वो मिलन नहीं करेंगे। दूसरी अवस्था में क्या होगा, अगर कई कई जगह पे दवाई कम पड़ी है, या दवाई जहाँ पे पंप खत्म हो जाता है छिड़काव करते समय, तो वो हमारा जो लेबर है वहां पे 1-2 लाइन मिस कर देता है, और वो आगे चला जाता है। ऐसी जगह पे ये कीड़े रहने वाले हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि 100% आप लोगों ने इसको भगा दिया। ये तो नेचर है, नेचर की ताकत है। तो इसमें से अगर कोई कीड़े आपके खेत में मिलन करते हैं, तो उसमें
3 दिनों बाद वापस ये अंडे डालने की प्रोसेस होगी। तो वहां पे अगर हमारे इम्यूनोरिच अल्ट्रा का गंदा स्मेल रहेगा तो कोई भी मादा आपके खेती में जहाँ पे स्मेल है वहां पे अंडे नहीं डालेगी। तो इसमें हमने दूसरी बार उसको कंट्रोल किया। तो अभी पहले जितने अंडे आने वाले थे उससे बहुत कम तादाद में यहाँ पे अंडे आ गए, तो अपने आप इल्ली कम आने वाली है। तीसरी अवस्था में अगर हम देखते हैं, अगर ये अंडों में से इल्ली बाहर भी आ गई, ये पहले वाली अवस्था अगर बाहर आती है, तो इसमें अगर हमारा इम्यूनोरिच अल्ट्रा का प्रभाव वहां पे है, पत्ते इतने कड़वे बन जाते हैं, तो ये इल्ली अगर पत्ते खाने जाती है तो पत्ता इतना कड़वा है तो वो खा नहीं पाएगी, वो स्टारवेशन से भूखे रह के मर जाएगी। तो ये तीसरी बार हमने उसको कंट्रोल किया। अगर वहां पे भी दवाई थोड़ी कम पड़ी है तो उसमें से कुछ जिएंगे, कुछ मर जाएंगे। तो जितने भी जिएंगे वो अगर उसी खेत में वो पत्तों को खाते रहेंगे, उनके पेट में अगर थोड़ा 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 हमारा इम्यूनोरिच अल्ट्रा जाता रहेगा, तो जब भी ये एडल्ट बनेंगे तो ये पूरी तरह से नपुंसक बन जाएंगे, ये नीम के कारण। तो ये हमारा चौथा इम्पैक्ट आ गया इसके ऊपर। पांचवा है, अगर वहां पे कुछ अंडे हैं और अंडों को आने के बाद अगर हमने वहां पे छिड़काव किया, मैं आपको बोलता हूं हमेशा कि अमावस्या की पहली रात में, अमावस्या के एक दिन पहले आपको छिड़काव करना है और अमावस्या के 2 या 3 दिन बाद आपको वापस एक छिड़काव करना है। मैं एडिशनल बोल रहा हूँ, अगर आप अमावस्या के 3 दिन बाद छिड़काव करते हो तो वहां पे अगर अंडे आ भी गए हैं तो वहां पे हमारा जो करंज है, नीम के साथ हमने एक एडिशनल उसमें एक्सट्रैक्ट डाला है, वो करंज है। तो वो करंज क्या करता है, करंज अंडों को मारता है। करंज के अंदर ओविसाइडल एक्शन है जो कि ये अंडों के अंदर का जो जीव है उसको मार डालता है। तो ये छठी तरह से हमने ये पूरी साइकिल को डिस्टर्ब कर दिया है दोस्तों। हम लोगों को डायरेक्टली कीड़ों को मारना नहीं है, उसका जो लाइफ साइकिल है उसको डिस्टर्ब करना है, उसकी प्रोसेस को डिस्टर्ब करना है। तो ये अपने आप उसको नेचुरली कंट्रोल मिलेगा दोस्तों। हम लोग कीड़े दिखने के बाद इतनी दवाइयां मारने पे तुले रहते हैं, इतने अलग अलग मॉलिक्यूल्स लाते हैं, इतने अलग अलग केमिकल्स लाते हैं और मारते रहते हैं, लेकिन किसी का ध्यान ये अमावस्या, ये एडल्ट अंडे इनके ऊपर नहीं होता है। सबका ध्यान होता है इल्ली दिखती है मेरे को मारना है। इल्ली कभी कम नहीं होगी, हम लोग जितनी मारेंगे उतनी फैक्ट्री में से आएंगी, उतनी हम मारते रहेंगे। तो इसको खत्म कैसे करना है, इसको कम कैसे करना है, तो इसका कम करना है तो अमावस्या में इम्यूनोरिच अल्ट्रा के छिड़काव कंपलसरी करने हैं एवरी अमावस्या। मैं तो बोलता हूँ अमावस्या है या पूनम है, एवरी 15 डेज में अगर आप इसको इस्तेमाल करना चालू करोगे तो खेती में हमेशा वो एक स्मेल बना रहेगा, गंदा स्मेल, कड़वा स्मेल, और हमारे पत्तों के ऊपर हमेशा कड़वापन ज्यादा रहेगा, तो ये कीड़े आना कम हो जाएंगे। तो ये 2 तरीके जो मैंने बोले आपको, एक तो ट्रैपोरिच सबसे अहम रोल निभाएगा हमारी केमिकल की दवाइयां कम करने में, और उसको सपोर्ट देगा इम्यूनोरिच अल्ट्रा, जो कि अमावस्या या पूनम में आप छिड़काव करोगे तो महीने भर उसका गंदा स्मेल उधर रहेगा। भले उसमें थोड़े कीड़े आ भी जाएंगे तो कड़वे कारण के कारण भाग जाएंगे, थोड़े कीड़े और बच भी गए तो भी वो ये पीले और नीले पेपर के ऊपर चिपक के मर जाएंगे। तो जितने कीड़े आने वाले थे उन लोगों को हमने ऐसे दोनों तरीके से मारा है। एक तो स्टिकी ट्रैप डालो और ये उसके साथ साथ में उसको लाइफ साइकिल डिस्टर्ब करो। तो दोस्तों जहां पे आप लोग 10-10 केमिकल छिड़काने वाले थे, वहां पे मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आधे स्प्रे आपके कम हो जाएंगे सिर्फ ये 2 चीजें करने के बाद। एक तो ट्रैपोरिच इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सीडलिंग और इमीडिएटली आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, इसको हमको ट्रैपोरिच को इस्तेमाल करना है हर पूनम में, हर अमावस्या में इम्यूनोरिच अल्ट्रा को इस्तेमाल करना है। तो इसको इस्तेमाल करने की मात्रा क्या है, तो इसको इस्तेमाल करना है दोस्तों ओनली 30 ml पर पंप। 1 लीटर पानी में 2 ml या एक 15 लीटर के पंप में 30 ml हमको इस्तेमाल करना है ड्यूरिंग अमावस्या एंड पूनम। तो इसको इस तरीके से हम रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। इसके अंदर आपको आरपीएस अगर मिक्स करके मारना है तो भी चलता है, क्योंकि हमारी हर एक दवाई अलग अलग मारने से वो किसान का स्प्रेइंग का खर्चा बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे आरपीएस में
कोई भी चीज मिला के मार सकते हो। आरपीएस के अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं है। बहुत बार हम लोगों को ये सवाल आते हैं कि सर आरपीएस में कोई चीज मिलानी नहीं है, ऐसे हम बोलते हैं। तो ऐसा मत बोलो, आरपीएस में कोई भी बैक्टीरिया नहीं है, इसलिए आरपीएस आप किसी भी चीज के साथ मिक्स करके मार सकते हो। तो वहां पे हम लोग इम्यूनोरिच और आरपीएस मिक्स करके बिल्कुल छिड़काव कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम लोग देखते हैं आगे वाला सबसे अहम प्रोडक्ट हमारा कौन सा है। इसके बाद में दोस्तों ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है आज के दौर में, इन धन्वंतरी के प्रोडक्ट के बीच में। ये जब भी हम लोग फसल पे छिड़काव करेंगे, सिल्कोरिच हमारा जो प्रोडक्ट है दोस्तों, यहाँ पे आप एक्चुअल उसका फोटो देख सकते हो। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की पाउडर है, इसके अंदर एकदम बारीक पाउडर है। लेकिन ये पाउडर के जितने भी छोटे छोटे कण होते हैं उसको नुकीले टोक है दोस्तों। ये जो पाउडर के छोटे छोटे जो मैं बोल रहा हूँ उसमें ये कण को एकदम नुकीले टोक रहते हैं। तो इसका फायदा क्या हो रहा है, ये सिल्कोरिच जो है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दो तरह से हमारी खेती में काम कर रहा है। एक तो सिलिकॉन हमारा न्यूट्रिएंट का काम करता है, वो पौधों में से जितने भी हमारे पत्ते रहेंगे, पत्तों को सीधा बनाने के लिए काम करेगा, पत्तों की ताकत बढ़ाएगा। पत्तों के ऊपर अगर ये सिलिकॉन रहता है तो ये कीड़ों को कम करने का भी काम करता है दोस्तों। तीसरा हमारा सबसे अहम रोल रहेगा, आप मेरे हाथ के ऊपर यहाँ पे देखिए, जब भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमारा सिल्कोरिच हम छिड़काव करेंगे तो ये पत्तों के ऊपर ये जितने भी छोटे छोटे होल्स होते हैं उसमें ये पाउडर चिपक जाती है। आपको ये पत्ते बहुत बार सफेद दिखेंगे, कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा अगर ये पूरा इधर आपको सिल्कोरिच पड़ा रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे कोई भी इल्ली है, सुंडी है, जब ऐसे चलेगी या छोटे छोटे कीड़े ये पत्तों के ऊपर से चलेंगे तो इसके जो नुकीले टोक है पाउडर के ऊपर, वो ये पेस्ट की जो कीड़े है उनकी बॉडी को पीछे से रप्चर कर देंगे, ये नीचे से उसको फाड़ देंगे, कट कर देंगे। वहां पे ये पाउडर चिपक के, वो पाउडर हाइग्रोस्कोपिक उसका रोल है, वो हाइग्रोस्कोपिक होने के कारण शरीर में से पूरा पानी खींचेगी। या अगर ये पत्ते के ऊपर हमारी पाउडर है, इल्ली आ गई, इल्ली ने ये पत्ता खाना चालू कर दिया, तो इसके ऊपर जो पाउडर चिपकी है वो उसके गट में इन्फेक्शन करेगी, उसमें मुंह में चली जाएगी, उसको पूरा डिहाइड्रेट करके वो मार डालेगी। ये दोनों तरीके से हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड काम करेगा दोस्तों। इसको हमने नेचुरल पेस्टिसाइड बोलते हैं, नेचुरल कंट्रोल हम करते हैं कोई भी हार्मफुल इंसेक्ट के ऊपर। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है, इसको कम से कम जो इसकी मात्रा है दोस्तों, ये है 1 लीटर पानी में 10 ग्राम, या हमारे 15 लीटर पानी में 150 ग्राम ये पाउडर इस्तेमाल करनी है। थोड़ा सा डोज ज्यादा है लेकिन पाउडर की कॉस्ट बहुत कम है, इसलिए हम लोग 1 से 2 किलो प्रति एकड़ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत अहम तरीका है जो मैं आपको क्रम बोल रहा हूँ, जो सीरियल नंबर बता रहा हूँ हमारे प्रोडक्ट्स को कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैं वापस आपको, मेरे मीटिंग में देखिए मैं एक चीज 2 या 3 4 बार रिपीट करता रहता हूँ। ये रिपीटेशन आपके दिमाग में उसको अंदर तक डालता है, इसलिए मैं बीच बीच में पिछला जितना बोलता हूँ उसको थोड़ा थोड़ा रिपीट करता रहता हूँ। तो आप लोगों को ट्रैपोरिच, इम्यूनोरिच अल्ट्रा और तीसरा है सिल्कोरिच। अभी आप बोलेंगे सर ये 2-3 प्रोडक्ट है, इसके बाद क्रॉप गार्ड भी आने वाला है, तो हम लोग कैसे इस्तेमाल करें, हर बार अलग अलग प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करें। तो इसमें मैं आपको एक जो मैंने खुद ने इस्तेमाल किया है, मेरे सारे टीम ने इस्तेमाल किया है, ऐसे कुछ आइडियाज बोलता हूँ। अमावस्या के रातों में आप जो छिड़काव करते हो वहां पे अगर हम लोग इम्यूनोरिच अल्ट्रा सिल्कोरिच के साथ मिक्स करके छिड़काव करेंगे तो उसका आपको दुगना फायदा मिलेगा अमावस्या की रातों में। अमावस्या के बाद में अगर हम 3-4-5 दिन में 8 दिन में इम्यूनोरिच छिड़काने वाले हैं तो इम्यूनोरिच के साथ में वहां पे आपको क्रॉप गार्ड इस्तेमाल करना है। अमावस्या की रातों में इम्यूनोरिच के साथ में सिल्कोरिच, अमावस्या के बाद में इस्तेमाल करना है तो इम्यूनोरिच के साथ में क्रॉप गार्ड। क्योंकि देखिए शुरुआत में अमावस्या में इस्तेमाल किया, कड़वापन आ गया इम्यूनोरिच के कारण, ऊपर हमारा सिल्कोरिच भी बैठा है। अगर
वो अमावस्या के 2-3 दिनों बाद वहां पे अगर अंडे आ गए, अंडों में से अगर छोटी इल्ली बाहर आती है, वो इल्ली जैसे ही पत्ता खाएगी, एक तो कड़वापन है, फिर भी पत्ता खाएगी, तो ये सिल्कोरिच मार डालेगा। अगर वो ऊपर से चलेगी तो ये सिल्कोरिच उसको नीचे से डैमेज करके मार डालेगा। तो वहां पे सिल्कोरिच और इम्यूनोरिच का अच्छा बॉन्डिंग हो जाएगा, अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अभी अमावस्या के बाद में आपको इस्तेमाल करना है 8 दिनों के अंदर, तो इसको इम्यूनोरिच को आप क्रॉप गार्ड के साथ इस्तेमाल करें। तो वहां पे क्या होगा, अगर अंडों में से इल्ली बहुत ज्यादा बढ़ गई, उसमें से भी बच गई और इल्ली बढ़ रही है, तो हमारा क्रॉप गार्ड वो इल्ली को डायरेक्टली मार डालेगा। इस तरीके से हमको इसको कॉम्बिनेशन यूज करना है। आगे हम लोग अभी उसी प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं। क्रॉप गार्ड, तो ये जो क्रॉप गार्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, तो इसको क्या करना है, अमावस्या के 4-5-6 दिन, एक हफ्ते तक आप अगर इम्यूनोरिच के बाद साथ में इस्तेमाल करते हो, तो ये जो पत्तों के ऊपर आपको यहाँ पे दिख रही है, ये जो इल्ली है या अलग अलग कीड़े हैं, ये अगर यहाँ पे आएंगे, तो ये क्रॉप गार्ड के अंदर हमने अलग अलग 3 से 4 तरीके से फंगस हमने डाल दिए। इसमें VBM वर्टिसिलियम है, बेवरिया है और मेटेराइजम है। ऐसे अलग अलग इसके अंदर हमने फफूंद डाले हैं, जो कि इसमें जो वर्टिसिलियम होता है दोस्तों, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं पत्तों के ऊपर आते हैं, उन सबको सकिंग पेस्ट या छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए वर्टिसिलियम काम करता है। बेवरिया और मेटेराइजम नाम के जो फफूंद है वो, और उसमें न्यूमोरिया नाम का और एक फफूंद है, तो ये क्या करेंगे, ये पत्तों के ऊपर आने वाली सभी प्रकार की जो लार्वा है, कैटरपिलर से आप सुंडी बोलो, इल्ली बोलो, सभी प्रकार की इल्लियों को मारने के लिए इसके अंदर हमने 2 से 3 अलग अलग फंगस डाले हैं दोस्तों। बेवरिया है, मेटाराइजम है और नोमोरिया है। अभी इसके अंदर एडिशनली हम लोगों ने बीटी नाम का बैक्टीरिया डाल दिया है। तो ये बीटी क्या करेगा, बैसिलस नाम का जो ये बैक्टीरिया है, तो ये बीटी वाला अगर ये पत्तों के ऊपर रहेगा, तो ये पत्तों को अगर इल्ली खाएगी तो वो उसका गट इन्फेक्शन करेगा और उसको मार डालेगा दोस्तों। ये पत्तों के अंदर रहेगा और वो इल्ली कंट्रोल करने का काम करेगा। तो ऐसे अलग अलग फफूंद और बैक्टीरिया हमने ये क्रॉप गार्ड नाम का हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें डाल दिए है। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट हमारा, कोई भी आदमी अगर आपको पूछता है ऑर्गेनिक है, तो 100% हमारे सारे प्रोडक्ट केमिकल फ्री है, सारे प्रोडक्ट 100% ऑर्गेनिक है दोस्तों। कई प्रोडक्ट्स बैक्टीरिया और फंगस वाले हैं, इम्यूनोरिच जैसा जो प्रोडक्ट है वो हर्बल एक्सट्रैक्ट वाला है। तो इसलिए 100% हम लोग जो काम कर रहे हैं रेसिड्यू फ्री फार्मिंग में, वो बेहतर ही माना जाएगा। इसका जो डोज है दोस्तों, हम लोगों को ये क्रॉप गार्ड जो इस्तेमाल करना है, 1 लीटर पानी में 5 ml लेना है, या एक पंप जो होता है 15 लीटर का, उसमें हमको 75 ml इस्तेमाल करना है दोस्तों। तो हमने इसको आधा एकड़ और 1 एकड़ ऐसी मात्रा इसमें लाया है, 375 ml और 750 ml, ऐसे 2 अलग अलग पैकिंग लाए हैं, जो कि हमारे 5 पंप आधे एकड़ के लिए और 10 पंप 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरीके से इम्यूनोरिच के साथ में 2 बार हमको ये छिड़काव करने हैं, अमावस्या में इम्यूनोरिच और सिल्कोरिच, अमावस्या के बाद में जब भी इस्तेमाल करना है इम्यूनोरिच और क्रॉप गार्ड। ऐसे इसका कॉम्बिनेशन रखिए। इसमें से कुछ बच जाता है तो वहां पे ट्रैपोरिच लगाया है ऑलरेडी हमने। तो ये कंप्लीट हमारा पैकेज है सारे तरह के कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों। तो इसके ऊपर अभी हम लोग काम करेंगे दोस्तों। इसके बाद में हमारे पास में जो अहम प्रोडक्ट है, फ्लोरा रिच। अभी हम लोग कीड़े के ऊपर भी काम कर रहे हैं, लेकिन इन बिटवीन जब भी जर्मिनेशन होता है, पौधे जो ऊपर आते हैं, वहां पे वो हम लोग कीड़ों का मारने का काम तो चालू रखेंगे, लेकिन इन बिटवीन जो फ्लावरिंग आने वाला है उसके ऊपर भी हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है फ्लोरा रिच अल्ट्रा। ये भी 100% हर्बल प्रोडक्ट है दोस्तों। इसके अंदर अलग अलग तरीके से एमिनो एसिड से, फुलविक है, एमिनो पेप्टाइड्स है, तो ये उसके ऊपर काम करेगा। ये आपको
जब भी फ्लावरिंग आने का पीरियड होता है, हर एक किसान को मालूम है कि उसकी फसल में फ्लावरिंग कब आने वाला है, तो फ्लावरिंग आने के पीरियड में एक बार इसको छिड़काव करना है। और फ्रूट सेटिंग, फ्लावरिंग आने के बाद में जब छोटा सा फ्रूट सेटिंग चालू होता है वो टाइम पे एक बार छिड़काव करना है। तो ये काम क्या करेगा दोस्तों, ये शुरुआती दौर में फ्लावरिंग के इन बिटवीन अगर छिड़काव होता है तो अननेसेसरी जो फ्लावर ड्रॉप होता है न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस के कारण, नेचुरल ड्रॉप नहीं बोल रहा हूं मैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी फसल है, अगर एक आध पेड़ को 100 फूल लगते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता है कि 100 के 100 फूलों में से 100 फ्रूट्स निकलते, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। वहां पे जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो ड्रॉप होने वाले ही है। वहां पे जो नेचुरल उसका जब भी फ्रूटिंग होता है फूल में से, जब भी उसका हनी बीज के थ्रू या उसका नेचुरल वहां पे जो भी फ्रूटिंग होगा पॉलिनेशन के बाद में, तो वो फ्रूटिंग जितने फूलों में होगा उतने ही फूल वहां पे टिके रहेंगे, बाकी सारे गिर जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, वहां पे न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस होने के कारण बहुत ज्यादा फूल झड़ने लगते हैं। तो वहां पे हम लोग फ्लावर इंड्यूस करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स उसको बढ़ावा देने का काम हमारा ये फ्लोरारिच अल्ट्रा करता है। तो जैसे कि अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, जिब्रेलिन जिब्रेलिन से, ऑक्सिन से, साइटोकाइनिन से, तो वो येतो एक आवाज, स्क्रीन शेअर ऑप्शन दे मला। ओके, सॉरी दोस्तों, आज टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे नेटवर्क का। ओके, दिख रहा है अभी यहाँ पे? हाँ सर। ओके, तो ये फ्लोरारिच की जो मात्रा है दोस्तों, हम लोगों को इसको सिर्फ इसकी मात्रा बहुत कम है दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। इसको एक पंप में सिर्फ 15 ml इस्तेमाल करना है, मतलब 1 लीटर पानी में 1 ml, इतना ही इस्तेमाल करना है। किसान का खर्चा आप बिल्कुल मत बढ़ाइए, इसको सिर्फ 15 ml पर पंप आप इस्तेमाल करोगे। 10 पंप के लिए 1 एकड़ में उसको सिर्फ 150 ml लगने वाला है। 400 से 500 रुपए इसका खर्चा होगा। लेकिन फ्लावरिंग के इमीडिएट पहले और फ्रूटिंग के इमीडिएट पहले, ये दो तरीके अगर आप इस्तेमाल करोगे, तो फ्लावरिंग से पहले इस्तेमाल करेंगे तो फ्लावर ड्रॉप रुक जाएगा, फ्लावरिंग अच्छा हेल्दी बनेगा, वहां पे फ्लावरिंग को लगने वाले हार्मोन्स इंड्यूस हो जाएंगे। दूसरा है फ्रूटिंग जब चालू हो जाएगा, मतलब फ्रूट सेटिंग जब चालू हो गया, इमीडिएटली वो स्टेज पे एक मारना है। तो वहां पे क्या होगा, जो फ्रूट्स को सेट करने वाले हार्मोन्स है उसको वो इंड्यूस करने का काम करेगा। तो ये दोनों तरीके से अगर इस्तेमाल हो जाएगा तो फ्रूट्स की क्वालिटी है, फ्रूट्स का सेटिंग है, वो अच्छी तरीके से हो जाएगा।
और हमारा प्रोडक्शन बढ़ने में मदद हो जाएगा। ये फ्लोरारिच अल्ट्रा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट भी हम लोग किसी भी प्रोडक्ट के साथ में मिक्स करके छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कि आप आरपीएस है, हमारा इम्यूनोरिच है, दोनों के साथ में आप इसको छिड़काव कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि कीड़ों को भी मारना है और हम लोगों को फ्लावरिंग स्टेज में फ्लावर्स को भी बढ़ाना है, तो इम्यूनोरिच अल्ट्रा के साथ में आप इसको बिंदास्त इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। इस तरीके से हम लोगों को फ्लावर्स बढ़ाने के लिए और फ्रूट सेटिंग अच्छा करने के लिए ये फ्लोरारिच नाम का जो प्रोडक्ट है उसको इस्तेमाल करना है। अभी इसके बाद में दोस्तों एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास में है जिसको हम बोलते हैं, बाकी सारे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट बढ़ाने का काम ये प्रोडक्ट करता है, जिसका नाम है स्टिकोरिच। ये प्रोडक्ट सभी लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है दोस्तों। ये सिलिकॉन बेस्ड सर्फेक्टेंट है, इसके अंदर वापस सिलिकॉन आ गया, तो ये सिलिकॉन वापस इसमें न्यूट्रिएंट का भी काम करेगा। इसके अंदर हमने 3 अलग अलग एक्शंस डाले हैं दोस्तों। जैसे कि ये प्रोडक्ट है हमारा 3 तरीके से काम करेगा। एक तो यहाँ पे आप मेरे हाथ के ऊपर देखिए, हम लोग जब भी कोई भी केमिकल हो, कोई भी दवाई हो, भले इम्यूनोरिच है, हमारा क्रॉप गार्ड है, हमारा सिल्कोरिच है, हमारा फ्लोरारिच है, या आरपीएस है, या और कोई भी प्रोडक्ट है, जब भी हम वो प्रोडक्ट मारने से पहले वो पानी में अगर हम लोग स्टिकोरिच इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में वो दवाई मिक्स करो और वापस ये छिड़काओ। तो ये छिड़काव करने के बाद 3 काम हमारा स्टिकोरिच करेगा। एक तो जितना भी हमने दवाई इसके पत्तों के ऊपर छिड़काया है, वो पत्तों के ऊपर स्प्रेड करने का काम हमारा स्टिकोरिच करेगा। वो दवाई को, वो पानी को पूरे पत्तों के ऊपर स्प्रेड करने का काम करेगा पहला, तो स्प्रेडिंग एक्शन आ गया। ये स्प्रेडिंग करने के बाद उसको पत्तों के ऊपर चिपकाने का काम करेगा, ये नीचे गिरने नहीं देगा। जितना पत्तों का सरफेस है वो सरफेस के ऊपर पानी स्प्रेड हो गया दवाई के साथ में, पत्तों के ऊपर चिपक गया, उसको बोलते हैं स्टिकिंग एक्शन। और तीसरा एक्शन है इसमें पेनिट्रेटिंग एक्शन। तो तीसरा एक्शन जो है पेनिट्रेटिंग, मतलब अंदर खींचने की ताकत बढ़ाएगा। जिसके ऊपर पत्तों के ऊपर छोटे छोटे होल्स रहते हैं, तो वहां से ये हमारी जो दवाई है, दवाई को इसने स्टिकर ने क्या किया, हमारे स्टिकोरिच ने उसको स्प्रेड किया, उसको चिपकाया और अंदर उसको पत्तों के अंदर भेज दिया, पेनिट्रेट कर दिया। तो क्या होगा, उसका रिजल्ट जल्दी से आएगा, रिजल्ट उसका अच्छी तरीके से आएगा। अब वो कैसे आएगा, अभी देखिए, हम लोगों ने अगर गलती से सुबह का जो छिड़काव होता है, अगर वो थोड़ा सा डिले हो गया और हमने 10 बजे 11 बजे के बाद स्प्रे किया, तो क्या होगा, जैसे हम लोग स्प्रे करते हैं, जितना पानी पत्तों के ऊपर रहने वाला है उतना रहता है और बाकी सब नीचे गिर जाता है। ऑलमोस्ट 50 to 60% वाटर छिड़काव के बाद में पत्तों के ऊपर से जमीन के ऊपर गिर जाता है। अभी जितना पत्तों के ऊपर है, अगर वहां पे हेवी सनलाइट ऊपर से आ रहा है तो इमीडिएटली इवापोरेशन होगा और वो जो पानी है दवाई के साथ में वो उड़ जाएगा। तो वहां पे अगर हमने स्टिकोरिच डाला होता तो स्टिकोरिच उसको विद इन 1 आवर या हाफ एन आवर में उसको अच्छे से स्प्रेड करने का, चिपकाने का और अंदर उसको पेनिट्रेट करने का काम करेगा। जबकि उसको सनलाइट भी बाद में आएगा, तब तक उसका काम स्टिकोरिच ने कम कर दिया है, वो पत्तों के अंदर उसको पेनिट्रेट करने का, तो उसका रिजल्ट कम नहीं होगा। दूसरा, अगर हमने दवाई छिड़का दी है और 1 घंटे के अंदर बारिश आ गई, तो क्या होगा, वो बारिश में पूरी दवाई जो है वो बह जाएगी। अगर वहां पे स्टिकोरिच ऐड किया होगा तो क्या होगा, स्टिकोरिच उसको चिपका के रखेगा, पेनिट्रेट कर देगा। 1 घंटे के बाद बारिश भी आ गई तो भी वो उसका काम कर चुका है। इसलिए दूसरी दवाइयों का रिजल्ट बढ़ाने का काम ये स्टिकोरिच करता है दोस्तों। इसलिए हर एक स्प्रे में मैं तो बोलता हूं आपको, हम लोग एक तो हमारे जितने भी स्प्रेज होते हैं, एक तो अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इवनिंग में हमको करने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को करना क्या है कि हमारे जितने भी छिड़काव हो रहे हैं वो छिड़काव का अच्छी तरह से बेनिफिट हमको मिलना चाहिए। एक तो वो पानी का पीएच चेक करिए, वो पानी का पीएच अगर 7 से ऊपर होगा तो आप उसमें बड़ा सा नींबू डाल दीजिए, पानी का पीएच कम हो जाएगा। या पीएच कम करने वाली दवाई के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, वो दवाई भी बहुत जल्दी हमारे पास आने वाली है, तो वो पीएच कम करेंगे, उसमें स्टिकोरिच ऐड करेंगे और उसके बाद छिड़काव करेंगे।
तो जो भी दवाई छिड़काई है उसका रिजल्ट एकदम बेहतरीन तरीके से आपको मिलेगा। इसकी मात्रा है दोस्तों सिर्फ 0.25 ml पर लीटर, और आपको 200 लीटर पानी में 50 ml, मतलब 4 लीटर पानी में आपको 1 ml स्टिकोरिच लगता है। 4 लीटर पानी में 1 ml। 100 लीटर आपको पानी मारना है, छिड़काना है, तो उसमें सिर्फ 25 ml डालना है। 200 लीटर पानी लगेगा तो उसमें 50 ml डालना है। इस तरीके से आपको कोई भी दवाई में हर एक छिड़काव में आपको स्टिकोरिज इस्तेमाल करना है, भले वो धूप हो, सर्दी हो, बारिश हो। रिजल्ट बढ़ाने हैं तो इसको इस्तेमाल करना चालू कीजिए। इसके बाद में देखिए एक हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नेमारिच जो प्रोडक्ट है हमारे पास में, पिछले 2 सालों से हम लोग ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारी धन्वंतरी के लिए। इसमें देखिए आईसीआर के थ्रू, मतलब गवर्नमेंट के जो साइंटिस्ट होते हैं उनके थ्रू ये प्रोडक्ट बना के, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके हमने ये प्रोडक्ट लाया है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो आईसीआर का प्रोजेक्ट है, वहाँ के साइंटिस्ट ने ये प्रोडक्ट बना के धन्वंतरी अभी हम ये प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रही है। इसके अंदर ईपीएन मतलब एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड्स हमने इस्तेमाल किए थे। तो ये व्हाइट ग्रब, यहाँ पे आपको पता चलेगा, ये सबसे खतरनाक कीड़े होते हैं जो जमीन के अंदर होते हैं और साल भर जमीन में हमको हमारी पौधों की जड़ों को खाते रहते हैं। इनका सबसे अहम जो पीरियड होता है वो होता है हमारे जून के बाद में दिसंबर तक। सबसे ज्यादा इसका काम चालू हो जाता है जून से लेके दिसंबर तक। ये 6 महीने का काम होता है दोस्तों। तो वहां पे अभी ये जो पीरियड है, मैं आप सभी लोगों, परसों ही मैं और संतोष सर बात कर रहे थे कि हम लोगों को सबसे ज्यादा अभी आने वाले सीजन में ये प्रोडक्ट के ऊपर भी फोकस करना है। क्योंकि देखिए अप्रैल और मई, अभी मिड अप्रैल आ गए, अभी मई तक ये जो भी कीड़े हैं, यहाँ पे आप देखिए ये जो इनके एडल्ट होते हैं, अभी मई महीने में जो भी बारिश आती है, अभी अप्रैल में भी बारिश आके गई है, तो ये जो बीच में बारिश होती है दोस्तों, ये अप्रैल और मई में बारिश के बाद में वो जमीन में से बाहर निकलते हैं एडल्ट। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पे देखिए अप्रैल के बाद में ये जो बारिश होगी मई में, ये मई में बारिश होने के बाद ये एडल्ट नर और मादा बाहर निकलते हैं। हमारे खेतों में जो भी बबुल के पेड़ है या बेर के है या नीम के पेड़ होते हैं, ऐसे पेड़ों के ऊपर ये नर और मादा बैठते हैं और ये वहां पे मीटिंग करके वापस जून में ये मादा हमारे जमीन के अंदर जाती है और वहां पे अंडे डालना चालू कर देती है। तो ये जून के बाद में जुलाई से लेके पूरा दिसंबर तक ये हमारे जमीन के नीचे 1 फीट के अंदर रहते हैं। 8 इंच से 12 इंच के अंदर ये रहते हैं, जहाँ पे हमारी हर एक फसल की पौधे रहते हैं। पौधे 1 फीट के नीचे बहुत कम फसलों में जाते हैं। तो ये वहां पे रहेंगे, रूट जोन में रहेंगे। तो ये काम क्या करेंगे, रूट्स को खाने का काम करेंगे। इसकी पहली 2 अवस्था जो होती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3-4 महीने में ये सबसे ज्यादा खतरनाक काम करते हैं। ये हमारे जड़ों को खाने का काम करते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमने ये प्रोडक्ट लाया है। तो अभी देखिए हम लोग अभी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आपको बहुत बड़ी खुशखबरी भी हम लोग अगले महीने में देने वाले हैं कि नेमारिच को भी और फिल्टर करके हम लोगों ने नेमारिच अल्ट्रा नाम का एक इससे अच्छा फिल्टर करके प्रोडक्ट जो लाया है वो अगले महीने से आपको मार्केट में मिल जाएगा दोस्तों। जिसके ऊपर अगली मीटिंग में और टेक्निकली और पूरा अभी उसके ऊपर पीपीटी तैयार हो रहा है। वो पीपीटी लेके संतोष सर और मैं हम वापस उसमें आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अगली मीटिंग में पीपीटी रेडी होता है तो संतोष सर भी उसके ऊपर आपको एकदम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग ये नेमारिच इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, हम लोगों को सबसे ज्यादा फोकस करना है अभी जून से लेकर दिसंबर तक। जितना ज्यादा ये कीड़ा तकलीफ देता है उतने ही तादाद में हम लोगों को खेती में अभी ये प्रोडक्ट लेके जाना है दोस्तों। ये नया वाला जो प्रोडक्ट आ रहा है वो
पिछले प्रोडक्ट से बहुत कम मात्रा में हमने कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ा दिया है उसका। उसका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ 1 किलो प्रति एकड़ रहने वाला है, जो कि किसान को भी अच्छी कीमत में आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर को भी बेचने में आसानी हो जाएगी। उसके ऊपर अभी हम मैनेजमेंट के साथ में, हमारी जो टेक्निकल टीम है, साइंटिस्ट की टीम है, उनके साथ में अभी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये खुशखबरी अगले महीने में आपको जरूर मिलेगी दोस्तों। इसके बाद में देखिए हमें अभी देखिए हमने सारे कीड़ों के ऊपर बात की है, फूल बढ़ाने के लिए बात की है कि अभी एक प्लांट गार्ड आहे का आपल्याकडे कुणाकडे इथं? प्लांट गार्डचा फोटो जो भी हमारे पत्तों के ऊपर जो फफूंद आती है, जो भी फसल के ऊपर फफूंद आती है, उसके लिए दोस्तों हमारे पास प्लांट गार्ड करके जो प्रोडक्ट हमने पिछले साल में लॉन्च किया है, एकदम बेहतरीन प्रोडक्ट है। उसके रिजल्ट भी एकदम बढ़िया हम लोगों को मिल रहे हैं। सिर्फ आधा से 1 ग्राम अगर हम मिक्स करके छिड़काव करते हैं, मतलब एक पंप में 10 से 15 ग्राम अगर हम प्लांट गार्ड लेते हैं, मैक्सिमम 1 ग्राम तक हमको इस्तेमाल करना है इसको। 100 ग्राम में हमको 100 लीटर पानी होता है। 10 से 15 ग्राम अगर हम एक पंप में उसको मिक्स करेंगे तो 1 एकड़ के लिए वो इनफ हो जाता है। तो पत्तों के ऊपर आने वाले जितने भी फफूंद है, वो फफूंद को कंट्रोल करने के लिए ये प्लांट गार्ड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। उसका पिक्चर डिलीट हो गया अभी यहाँ से, व्हाट्सएप पे हम लोग भेज देंगे आपको। और उसके बाद में जैसे कि नेमारिच अल्ट्रा के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, वैसे ही और एक खुशखबरी आप लोगों को मिलने वाली है। ये मंथ एंड तक ही या अगले महीने के फर्स्ट वीक में नेमारिच अल्ट्रा के साथ साथ और एक नया प्रोडक्ट हम लोग प्लांट गार्ड के साथ में फफूंद को मारने के लिए ला रहे हैं। जैसे कि कीड़ों को मारने के लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शन है, जैसे कि ट्रैपोरिच के बाद में हम लोग इम्यूनोरिच है, क्रॉप गार्ड है, सिल्कोरिच है। ऐसे कम से कम 2 ऑप्शंस अपने पास रहने चाहिए। इसलिए हम लोग फफूंद को मारने के लिए एक बार प्लांट गार्ड इस्तेमाल करना है, और दूसरी बार हम लोगों को और एक जो फफूंद नाशक जो हम फंजीसाइड ला रहे हैं, बायो फंजीसाइड ला रहे हैं, उसको इस्तेमाल करना है, जो कि फसल में आने वाली सारी तरह के जो फफूंद होते हैं, फंगस होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, फंगल इन्फेक्शन है, उनको कंट्रोल करने के लिए, इवन डाउनी है, पाउडरी मिल्ड्यू है, इन सब को कंट्रोल करने के लिए हम लोग प्लांट गार्ड के साथ साथ नया वाला आने वाला फंजीसाइड इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमारी बास्केट में और ये जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं अगले 15 दिनों के अंदर, ये पूरा पीपीटी आप लोगों के सामने आ जाएगा। मैनेजमेंट के साथ अभी वो प्रोडक्ट फाइनल करके आपको अगले महीने से प्रोडक्ट मिल जाएगा। अभी ये शुरुआत से लेके हम लोगों ने देखा कि सारे जमीन के ऊपर कैसे काम करना है, जमीन के नीचे कैसे काम करना है, बीजोरी से लेके हमने देखा। अभी कीड़े और हमारे फफूंद कंट्रोल किया, फ्लावरिंग बढ़ाने का काम किया, जमीन के अंदर के कीड़ों को मारने का काम किया। ये सारी रेंज, सारी बास्केट अपने पास है। अभी इसके बाद में जो भी हार्वेस्टिंग होता है, फसल निकालने के बाद जितना भी वेस्ट बचता है दोस्तों, उसके लिए भी धनवंतरी के पास प्रोडक्ट है। सबसे अहम आज जिसके ऊपर भाभा ऑटोमिक रिसर्च काम करता था, पूरे इंडिया में जो बर्निंग इश्यू रहता था कि गन्ने की फसल निकालने के बाद या हमारी पराली है, जो आप नॉर्थ इंडिया में देखते हो कि पैडी की फसल निकालने के बाद हम लोग पूरा जो खेत है, जितने उसमें जो कचरा बचा है, उसको पूरा हम सूखे पत्तों को जला देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आप लोगो देखिए दोस्तों साइड में, BARC भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट ने प्रोडक्ट हमको ये बना के दिया है, और धनवंतरी इसको मार्केटिंग कर रही है। ओनली 150 ग्राम का ये डिब्बा है, लेकिन 1 एकड़ में ये इनफ होता है दोस्तों। ये आज यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे गन्ने की खेती में ये जो सूखे पत्ते हैं, या पैडी के गेहूं के खेत में ये जो ऐसे सूखे पत्ते बचते हैं, हम लोग इन सबको इकट्ठा करके जला देते हैं दोस्तों। तो एक तो हम लोग बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ जमीन का भी हम लोग नुकसान कर रहे हैं दोस्तों। जमीन के ऊपरी हिस्से में जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी केचुए रहते हैं, जितने अच्छे वाले फफूंद रहते हैं, उन सबको भी हम लोग मार डालते हैं। तो हम जमीन की प्रोडक्टिविटी भी कम करते हैं दोस्तों। तो ये हमको कंट्रोल करना है। ये यहाँ पे देखिए, तो इस तरीके से जलाने वाले जितने भी किसान हैं, उनको हाथ जोड़ के आप बोलिए कि अभी से आप लोगों को ये आपके खेतों में
आग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमारे पास एकदम बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है कंपोस्ट रिच। तो इसमें है दोस्तों, ये जो सूखे पत्ते हैं आपके पूरे खेत में रहेंगे, तो अगर आपको खेती में इस्तेमाल करना है तो 200 लीटर पानी में आपको 150 ग्राम कंपोस्ट रिच लेना है। पूरे खेती में जितने सूखे पत्ते हैं उसके ऊपर छिड़काव करो, उसके पीछे इमीडिएटली हल्का सा इरिगेशन देना है, क्योंकि वो पत्ते जब मिट्टी के संपर्क में आएंगे, उसके ऊपर आप छिड़काव कर रहे हो, नीचे से हल्का सा पानी जाएगा, तो वहां पे इसके अंदर जो बैक्टीरिया और फंगस है उनका ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होगा और वो बहुत जल्दी से इसको डिकम्पोज करने का काम करेंगे। जैसे आवाज है तो है। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों ये सारे प्रोडक्ट्स हमने अभी देखे हैं कि हम लोगों को पूरा बास्केट हमारे पास में है। ये प्रोडक्ट जो भी हम लोग अभी देख रहे थे कंपोस्ट रिच, तो ये कंपोस्ट रिच जो प्रोडक्ट है हमारा दोस्तों, इसको 150 ग्राम हमको इस्तेमाल करना है पूरे 1 एकड़ के खेत में। तो इस तरीके से हम लोगों को आज धन्वंतरी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको लेके ये नॉलेज जो है, हमारे जो सारे एग्रीकल्चर के ट्रेनर जो आपके लिए हमेशा 24 घंटे अवेलेबल है, आज जूम मीटिंग के थ्रू या यूट्यूब है, फेसबुक है और बहुत सारे डिजिटल मीडियाज है हमारे पास में, इनके थ्रू ये सारा नॉलेज जो है आप लोगों को किसानों तक लेके जाने का काम अभी आने वाले 1 से 1.5 महीने में करना है। क्योंकि सबसे बड़ा जो सीजन होता है इंडिया में वो होता है खरीफ का, जो कि जून महीने से स्टार्ट होने वाला है। तो उससे पहले प्री सीजन में हम लोग उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करेंगे। जितनी ज्यादा, देखिए गवर्नमेंट के नॉर्म्स जैसे रहेंगे वो तो रहने वाले हैं, उनको फॉलो करते हुए हम लोग ये सारा नॉलेज किसानों तक लेके जाने की बहुत अच्छी कोशिश करने वाले हैं। आप लोगों को जितनी सारी मीटिंग्स लगेंगी अलग अलग, देखिए हर दिन यहाँ पे धन्वंतरी ने ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना के रखा है, एवरीडे सुबह 10 बजे यहाँ पे मीटिंग चलता है। तो ऐसे आप लोगों को अभी, और अगर आपके इलाके में अलग अलग फसलें हैं, अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न है, आपको हर एक स्टेट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग मीटिंग चाहिए, हमारे इंडिया में बहुत सारे जो एग्रीकल्चर के ट्रेनर्स है वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। कंपनी में मिस्टर चौहान सर से आप बात करके या राजेश गुप्ता जी से बात करके वो मीटिंग्स वहाँ पे अलग अलग ट्रेनर्स के आप लगाओ। जितना ज्यादा हम लोग मीटिंग या नॉलेज लेके जाएंगे किसान तक, उतना ज्यादा आने वाली हमारी खरीफ सीजन में हमको फायदा होने वाला है दोस्तों। इसके साथ में और एक मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमारे जो नॉलेज सेंटर में जितनी सारी किताबें हैं, जितने लिटरेचर्स है, जितने पैम्पलेट्स है, कृषि गुरु है, कृषि मंथन है, अलग अलग हमने बहुत सारे बुक्स निकाले हैं, उनको पढ़िए। जो भी मीटिंग होती है इसका रिकॉर्डिंग बार बार देखिए। जैसे कि आप जितना उसके ऊपर फोकस करोगे उतना ये सारा नॉलेज आप खुद के दिमाग में डाल सकोगे। हर टाइम पे ट्रेनर या हर टाइम पे आपका अपलाइन वहां पे नहीं आने वाला है। तो आप लोग जब भी किसान के पास जाओगे तो ये नॉलेज में से आप 10-20% भी आप लेके नीचे जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ने वाला है दोस्तों।
बहुत सारे वीडियोज भी हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगले आने वाले कुछ दिनों में अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अलग अलग छोटे छोटे वीडियोज आपके पास आएंगे, तो वो भी आप किसानों को दिखा सकते हो। किसी भी हाल में हम लोगों को ये अगले 1.5 महीने में इतना काम करना है कि जून से लेके दिसंबर तक हमारा जो ये पूरा खरीफ का सीजन चलेगा, रब्बी तक हम लोग इसके ऊपर मैक्सिमम सेल कर सकते हैं, मैक्सिमम रेसिड्यू फ्री फार्मिंग में किसानों को हेल्प कर सकते हैं दोस्तों। अभी देखिए, हम लोगों ने हार्वेस्टिंग तक काम किया, पूरा बास्केट लाया। हार्वेस्टिंग के बाद में जो फसल में जो हमारी खेतों में सूखी पत्ते रहते थे उसको जलाने के बजाय हमने कंपोस्टरी चलाया, वो भी हमने बहुत बढ़िया काम किया है। आज सोशली सबसे बड़ा काम है, क्योंकि धरती पर जो पोल्यूशन हो रहा है वो पोल्यूशन बचाने के लिए भी धन्वंतरी ने काम किया है। इसके अलावा जो सूखे पत्ते हमारी खेती में पड़े हैं उसको जलाने के बजाय अगर हम डीकम्पोज करते हैं तो हमारी मिट्टी की सेहत वापस हम लोग बढ़ाने वाले हैं। मिट्टी के अंदर के जीवाणु अपने आप बढ़ेंगे, मिट्टी के अंदर के जीवाणु को अंदर सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन हम वापस इसमें जमीन में दे रहे। ये करने के बाद जो हमारी फसल निकलती है, जो ग्रेन्स निकलते हैं, उनको भी स्टोर करने के लिए हमने ग्रेन रिच नाम का एक प्रोडक्ट लाया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल भी किया होगा। ग्रेन रिच ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों, उसमें हम लोगों ने जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का पाउडर इस्तेमाल किया है, वो आपका पैडी हो, गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, जो भी दलहन तिलहन की फसलें है, उसमें अगर आप पैकिंग करने से पहले ये 50 ग्राम वाला जो पाउच है इस्तेमाल अगर करेंगे 50 केजी सीड में, तो उसके अंदर जो कीड़े लगते हैं वो कीड़े नहीं लगेंगे। उसका स्टोरेज का कैपेसिटी, स्टोरेज का पीरियड उसका बढ़ जाएगा, और वो गलती से आपके मुंह में चला जाएगा पाउडर, या आप उसको खाएंगे तो भी चलता है, 100% नेचुरल पाउडर है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे पास है। तो ये जमीन तैयार करने से लेके पूरा हार्वेस्टिंग करने तक, हार्वेस्टिंग के बाद में उसको पत्तों को डिकम्पोज करने का और बचे हुए ग्रेन्स को स्टोर करने का, ये पूरा पैकेज, पूरा बास्केट धन्वंतरी लेके आई है। और अभी जाते जाते और 5-10 मिनट में आपको मैं और एक खुशखबरी, जो नए लोग होंगे उनको मालूम नहीं है, कि अभी ये जो स्टोर किया हुआ ग्रेन है, स्टोर किया हुआ आपका जो भी फसल है, वो फसल को धन्वंतरी कंपनी वापस परचेस करने का काम कर रही है दोस्तों। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये इसके प्रोजेक्ट के लिए हम लोग सब जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने धन्वंतरी किसान ग्लोबल मार्ट ये यही महीने से पूरे महाराष्ट्र में चालू किया है, जिसकी पहली शाखा बारामती में पिछले हफ्ते हमने 13 तारीख को लॉन्च की है। उसके बाद में इमीडिएटली फलटन में एक शॉप चालू किया है, पूना में एक शॉप चालू किया है, और बारामती में और एक दूसरा शॉप चालू हो गया है। 4 शॉप चालू हो गए। शशि सर का, पाटिल सर का, खलाटे सर का एक मानस है कि इसी महीने में हम 15 से 20 शॉप 30 तारीख तक चालू करने वाले हैं। और कंपनी का जो सपना है कि हम लोग सिर्फ हमारा नॉलेज, रेसिड्यू फ्री का नॉलेज, रेसिड्यू फ्री के प्रोडक्ट्स, रेसिड्यू फ्री का नॉलेज देके उगने वाले प्रोडक्ट्स तक किसान को हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अगर ये किसान से जो प्रोडक्ट उगते हैं वो अगर हम वापस बाय बैक करना चालू करेंगे, तभी जाके ये हम लोग ऑर्गेनिक इंडिया या मिशन ऑर्गेनिक इंडिया का जो सपना है वो साकार कर सकते हैं दोस्तों। उसमें देखिए, सबसे अहम बात है, हम लोग बहुत मीटिंग में मैं भी पूछता रहता हूँ कि हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो सच में दिन भर रेसिड्यू फ्री खाना खाते हैं या ऑर्गेनिक खाना खाते हैं। तो हम लोगों में से एक भी ऐसा आदमी नहीं निकलता है जो पूरा खाना ऑर्गेनिक ही खाता है या रेसिड्यू फ्री खाता है। लेकिन क्यों नहीं खाता है, वहां पे दिक्कत एक आती है कि ऑर्गेनिक के नाम पे कीमतें बहुत ज्यादा होती है दोस्तों, इसलिए हम लोग वो खाना नहीं खा सकते या उसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन धन्वंतरी पाटिल सर का जो सपना था कि मेरे किसानों से जो भी माल तैयार होगा उसका हम उसको प्रमाणित करेंगे, उसको हम टेस्टिंग करेंगे, अगर वो 100% रेसिड्यू फ्री निकलता है उसको हम बायबैक करेंगे, और वो बजाय एक्सपोर्ट करने के हम लोग पहले हमारे जो 10 लाख लोग पूरे इंडिया में हैं उनको ही खाने का ये आदत डालेंगे। तो उनको आदत डालनी है, कैसे डालनी है? डबल रेट करके? बिल्कुल नहीं। ये प्रोडक्ट हम लोग जो आपको बाजार में केमिकल वाले प्रोडक्ट मिलते हैं उसी कीमत में बिना केमिकल वाले प्रोडक्ट
धन्वंतरी घर घर में पहुंचाने वाली है दोस्तों। इससे बड़ा कोई भी टारगेट नहीं हो सकता। अभी ये किसानों का प्रोडक्ट धन्वंतरी के थ्रू, धन्वंतरी के डिस्ट्रीब्यूटर्स को पीवी बीवी मिलने के बाद अगर वापस सबके मुंह में जा रहे, सबके पेट में जा रहे, तो ये साइकिल, ये सर्कल आज कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। और ये सबसे बड़ा सपना धन्वंतरी आज अगर लेके चल रही है तो इंडिया में लाखों किसानों को, हम जैसे लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स को अच्छा खाना, जो मार्केट की कीमत है उसी कीमत में रेसिड्यू फ्री खाना मिलने वाला है। हमारे किसानों को सबसे बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है कि हमारी कंपनी हमको प्रोडक्ट भी देती है, नॉलेज भी देती है, और हमारे प्रोडक्ट्स को तैयार उगने के बाद वापस भी लेती है। ये एक कॉन्फिडेंस जो धन्वंतरी आज मार्केट में पैदा कर रही है, उसको लेके जाने का काम, वो कॉन्फिडेंस बांटने का काम आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को किसान तक लेके जाने का काम करना है दोस्तों। वो एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि आज पूरे इंडिया में धन्वंतरी अकेली ऐसी मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनी है जो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा नॉलेज बांट रही है, फ्री में नॉलेज बांट रही है, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक रेसिड्यू फ्री वाले प्रोडक्ट्स आज मार्केट में दे रही है, सबसे ज्यादा, या मैं तो पहली कंपनी बोलूंगा जो एमएलएम में मार्केट के किसानों से बायबैक की स्कीम लेके आई है, और वो भी हमारे ही लोगों में सबको खाने की आदत डाल रही है। तो हम खुद से शुरू करेंगे। जब हम लोग खाना चालू करेंगे रेसिड्यू फ्री खाना, तभी हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, हमारा फैमिली स्वस्थ होगा, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा राज्य और हमारा देश स्वस्थ हो जाएगा दोस्तों। ये पाटिल सर का सपना है, और वो सपने में हम लोग आज उनके साथ काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा गौर की बात और कोई नहीं हो सकती। हम लोग सभी किसानों के बेटे हैं, लेकिन किसान के लिए जो कर रहे हैं, उसके लिए धन्वंतरी जो कर रही है ना दोस्तों, वो आज सच में प्राउड फील करने वाली बात है। आप सभी का यही सपोर्ट, यही थिंकिंग अगर हम लोग ये पाटिल सर के साथ में जोड़ते हैं, तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, अगले 5 साल में धन्वंतरी जितना बड़ा काम करने वाली है दोस्तों इंडिया में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहेंगे वो पाटिल सर को और धन्वंतरी को बुलाएंगे कि आप लोगों के थ्रू हमको अभी इंडिया में ये स्कीम या ये नॉलेज सपोर्ट करना है। तो इस तरीके से हम लोगों को आज इंडिया में एग्रीकल्चर में काम करना है दोस्तों। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म, धन्वंतरी से बड़ा प्लेटफॉर्म आज एग्रीकल्चर में किसी भी एमएलएम कंपनी में नहीं है दोस्तों। तो आज आइए हम सभी मिलके आज एक प्रॉमिस करते हैं कि धन्वंतरी में जो भी हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा किसानों के पास नॉलेज लेके जा रहे हैं, तो किसान को उसी हेल्प से, उसी नॉलेज से सपोर्ट भी करेंगे। किसी किसान को जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, उसको प्रॉपर नॉलेज देंगे, और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद वो प्रोडक्ट जो हम लेने वाले हैं वो भी प्रमाणित करके लेके उसको एक सपोर्ट बढ़ाएंगे। और ये कंपनी अगले 5 साल में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी हम करने जा रहे हैं दोस्तों। 1000 शॉप्स, खलाटे मामा ने बोला था पिछली मीटिंग में, पाटिल सर, शशर, संतोष, हम पूरी टीम थे, 1000 शॉप्स अगले 2 से 3 साल से पहले पूरे इंडिया में आने वाले हैं धन्वंतरी किसान ग्लोबल मार्ट के दोस्तों। तो 1000 शॉप्स आएंगे। हम सभी लोगों को एक ही काम करना है कि धन्वंतरी के जितने भी शॉप्स है, आप लोगों को आपका किराना का जो शॉप है, जो ग्रोसरी का शॉप है, वो शॉप सिर्फ चेंज करना है। वो शॉप आप जहां से भी लेते थे उधर का बंद करके हमारे फ्रेंचाइजी में, जहां पे ये दाल, जहां पे ये गेहूं, जहां पे ये ज्वार है, जहां पे ये ड्राई फ्रूट्स है, जहां पे ये मसाले मिल रहे हैं, जहां पे हमारे अचार मिल रहा है, पापड़ मिल रहा है, ये हम हमारे शॉप से ही सिर्फ धन्वंतरी का ही खाना चालू करेंगे। तभी हम हमारे किसान को सपोर्ट करने वाले हैं। अगर हम लोग नहीं खाएंगे तो किसान का हम परचेस नहीं कर पाएंगे। तो जितना ज्यादा खाएंगे उतना किसान से ज्यादा रिपर्चेस होने वाला है। तो ये प्रॉमिस हम लोगों को करना है दोस्तों। और एक बार आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सभी लोगों के साथ वापस हम बार बार मिलेंगे। हमारे सारे इंडिया के एग्रीकल्चर ट्रेनर्स आपके साथ है, मैनेजमेंट आपके साथ है, आपके सभी लीडर्स आपके साथ में है। सिर्फ हम लोगों को एक साथ मिलके वही ताकत से ये पैंडेमिक में काम चालू करना है। अगले आने वाले गवर्नमेंट के नॉर्म्स जब तक फ्री नहीं हो जाते तब तक हम डिजिटली